नमस्कार सर। नमस्कार। ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर आशीर्वाद। देखिए, आज उन्होंने अरुणा मल्होत्रा जी ने पूछा है आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं। आज का जो मैं पढ़ूंगा तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। उन्होंने बेसिकली 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। एक तो उनका एक प्रश्न उनका है कि ऑड साइंस ऑड लॉट्स, इवन साइंस इवन लॉट्स कंसीडर्ड। ओके। और दूसरा इन्होंने पूछा है कि सैटर्न और जुपिटर के त्रिंशांशा का क्या है। मेरे ख्याल से अभी आई भी नहीं दिख रही हैं, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग में देख लेंगी। तो चूंकि मैंने आपसे कहा था कि प्राइमरली हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो पहले तो जो इसकी कैलकुलेशन होती है वो ऑड साइन में किस तरीके से होती है, क्योंकि इसका जो ऑड साइंस में जो इसका सीक्वेंस है वो है मंगल में मंगल, मार्स, सैटर्न और वीनस को 5 डिग्री का आर्क मिला हुआ है, और जो जुपिटर को आर्क है वो मिला है 8 डिग्रीज का, और मरकरी को 7 डिग्रीज का है। नमस्कार। कैसे हैं राजेश? तो इसका मतलब ये हुआ, और उसकी जो सीक्वेंस है वो है कि मार्स के बाद में सैटर्न, सैटर्न के बाद में जुपिटर, जुपिटर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद में वीनस। तो आप जानते हैं कि 0 से 5 डिग्री तक पहला मार्स आएगा। तो मार्स अगर कोई भी प्लैनेट अगर आपके उसमें बैठा होगा, अगर कोई भी प्लैनेट आपका अगर बैठा होगा वो 0 से 5 डिग्री तक किसी भी राशि के अंदर हो, अगर वो ऑड साइन की राशि है, ऑड साइन जो होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 होते हैं। तो अगर 1, 3, 5, 7, 9, 11 में अगर कोई भी साइन में, इन साइंस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, उसकी डिग्री अगर 5 डिग्री तक है, 0 से 5 तक, तो उसका तो ऑड साइन में हुआ, और मंगल के त्रिंशांश में हो गया। तो मंगल की जो 2 राशियां होती हैं, एक ऑड राशि और एक इवन। ऑड राशि इसकी है एरीज, और इवन राशि इसकी है स्कॉर्पियो। तो ये ऑड राशि में प्लेस होगा, यानी कि एरीज में जाके प्लेस होगा। इसके बाद अगर कोई प्लैनेट ऑड साइन के अंदर, ऑड राशियों के अंदर अगर प्लैनेट अगर 5 से अगर 10 डिग्री तक है, तो वो सैटर्न के त्रिंशांशा में जाएगा। तो सैटर्न की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। कुंभ इसकी ऑड राशि है, तो कुंभ में जाके पोस्ट होगा। उसके बाद अगर कोई प्लैनेट 10 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है, तो वो गुरु के त्रिंशांशा में होगा। और चूंकि ऑड साइन में है, तो गुरु का जो ऑड साइन होता है वो सैजिटेरियस या धनु है, तो वो धनु में जाके पोस्ट होगा, यानी कि मीन में नहीं पोस्ट होगा। इसके बाद जो है ये 18 डिग्री तक हो गया। उसके बाद 60 डिग्री का बुध का त्रिंशांशा होता है, 18, 7, 25, 18 से 25 डिग्री तक होगा। अगर कोई भी ग्रह आपका ऑड साइन के अंदर में 18 से 25 डिग्री का है, तो इसका मतलब ऑड साइन में मरकरी के पोस्ट होगा। ऑड साइन उसका जेमिनाई है, यानी कि 3 नंबर है, और इवन साइन है उसका 6 नंबर, लेकिन वो पोस्ट होगा ऑड साइन में, यानी कि मिथुन में जाके पोस्ट होगा। उसके बाद 25 डिग्री से और 30 डिग्री तक का जो स्पैन होता है, कोई भी प्लैनेट अगर इस 3 डिग्रीज के अंतर्गत है और ऑड साइन में अगर वो प्लेस्ड है, चाहे ऑड अगर लगन है और लगन को आप निर्धारण कर रहे हैं, तो उस पर भी ये लागू होता है। तो उसका मतलब वो शुक्र के त्रिंशांश में जाके पोस्ट होगा, और शुक्र का जो ऑड साइन है वो तुला है, तो तुला में जाके पोस्ट होगा। यही ऑर्डर जो है इवन साइंस में रिवर्स हो जाता है, यानी कि पहला 0 से 5 डिग्री तक शुक्र आएगा, उसके बाद 5 से लेकर और 7 डिग्री बुध आएगा, यानी कि 12 डिग्री तक, और 12 डिग्री से फिर 7 डिग्री के बाद में 8 डिग्री का वो है, तो 12 से 20 डिग्री तक में गुरु आएगा, और गुरु के बाद में 20 डिग्री से 5 डिग्री तक, यानी 25 डिग्री तक आएगा शनि, और शनि के बाद में मंगल आएगा, जो कि 25 से 30 डिग्री। अब इवन साइंस आप जानते हैं कि डिविजिबल बाय 2 होते हैं। तो इवन साइंस में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है 0 से 5 डिग्री तक, वो शुक्र के त्रिंशांशा में जाएगा। तो शुक्र की 2 राशियां हैं, वृष और तुला, यानी कि वृष में जाके पोस्ट होगा। उसके बाद फिर वो वहां से अगर उसको 60 डिग्री मतलब 5 डिग्री से अगर 12 डिग्री तक अगर वो है, तो बुध के त्रिंशांशा में होगा, बुध के इवन साइन में जाके पोस्ट होगा, यानी कहने का मतलब है कि वो कन्या राशि में पोस्ट होगा। उसके बाद फिर 8 डिग्री का त्रिंशांशा गुरु का है,
तो उसका मतलब 12, 8, 20, 12 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में अगर कोई इवन साइंस में अगर कोई भी ग्रह बैठा होगा तो वो ग्रह जाके गुरु के त्रमशांसा में जाएगा, यानी गुरु का त्रमशांसा जो है वो उसके इवन साइन में जाएगा। उसका ऑड साइन धनु है, इवन साइन मीन है, यानी मीन राशि में पोस्ट होगा। इसके बाद लास्ट में अगर वो 20 से 25 डिग्री तक है लास्ट की 2 में, तो वो शनि के त्रमशांसा में है, तो शनि के इवन साइन मकर में जाके पोस्ट होगा। 25 डिग्री से 30 डिग्री तक अगर प्लैनेट है तो उसका मतलब मंगल के त्रमशांसा में इवन साइन के अंदर है, तो मंगल का स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि उसका इवन साइन होता है, तो वहाँ जाके पोस्ट होगा। एक तो पोस्टिंग और कैलकुलेशन के ऊपर बात हो गई। दूसरा इन्होंने ये पूछा है कि जो प्लैनेट जो गुरु के त्रमशांसा में होते हैं उन प्लैनेट्स का क्या असर है, और जो प्लैनेट जो है शनि के त्रमशांसा में होते हैं उनका क्या असर होता है। देखिए इसमें क्या है कि मैंने आपको प्राइमरी जो बात बताई थी वो ये था कि प्लैनेट जो है D1 के अंदर में एक्चुअली क्या है, जो जितने भी हमारे चार्ट्स बने हैं वो चार्ट्स एक स्पेसिफिक रीजन से बने हैं। 12 से को एक्सपंज किया जाता है यानी कि ये 30 D30 है जो कि सबकॉन्शियस लेवल पे वर्क करता है। तो ये सबकॉन्शियस लेवल पे वर्क करने का मतलब है आपके प्रेफरेंसेस को दिखाता है। D12 आपका कॉन्शियस प्लेट्यू है, मतलब D1 से लेकर D12 तक के जो हैं कॉन्शियस लेवल्स पे बताते हैं, यानी आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं जो सोसाइटी और आपके पर्यावरण से जो आपकी निकलती हैं या आपके व्यक्तित्व से निकलती हैं, कॉन्शियस माइंड पे आप जो है जो डिसाइड करते हैं। जैसे आपको जो है कॉन्शियसली बताया जाता है कि ये आपके पिता हैं, ये आपके माता हैं, तो D12 जो है वो साइन हो गया। कॉन्शियसली आपको पता है ये आपकी संतान है, D7 हो गया। कॉन्शियसली आपको पता है कि आपके स्पाउस कौन है, तो D9 हो गया। D12 से लेकर और D24 तक का जो स्पैन में जो भी पढ़ते हैं वो D12 से लेकर और D30 तक जो पढ़ते हैं वो सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सोसाइटी के द्वारा दिए गए आपको जो स्पंदन होते हैं या जो भी इंसिनुएशंस या मोटिवेशंस होते हैं उस पर आधारित आपके प्रेफरेंसेस को वो बताते हैं। और आपकी जो गलतियां होती हैं सबकॉन्शियस माइंड से आप करते रहते हैं, आपको चीज़ों के बारे में कॉन्शियसली नहीं पता होता, उनको आप इसमें करते हैं। इसका एक तरीका ये होता है कि कौन सा चार्ट जो है किस बारे में बता रहा है, इसको देखने के लिए आपको 12 को एक्सपंज करना पड़ता है। जैसे आप 12 से अगर आप D30 को भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, और 24 को अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हैं 30 से तो आया छठा। इसका मतलब D30 का जो चार्ट आपका है वो छठे भाव का विस्तार है। लेकिन छठे भाव का विस्तार है, लेकिन इसको देखने का मैंने आपको पिछले मॉड्यूल में बताया था, इसको देखने का बिल्कुल तरीका वही होता है जैसे D1 चार्ट को हम देखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जैसे D1 चार्ट में हम जानते हैं कि केंद्र और त्रिकोण, द्वितीय भाव और एकादश भाव ये अच्छे माने जाते हैं, राजयोगाद इसमें अच्छे माने जाते हैं, उसी प्रकार से इसके अंदर भी होता है कि इसको आपको D1 के तरीके से देखना होता है। तो कल जो आप लोगों को मैंने बापू आसाराम के कुंडली का त्रमशांसा दिखाया था, तो आपको नहीं भूलना चाहिए कि बापू आसाराम ने 10,000 करोड़ की संपत्ति अर्जित की थी और उनका एक्टिव भविष्य 66 वर्ष तक चला, 65 ईयर्स तक। यानी कहने का मतलब है कि 65 साल तक उन्होंने राज किया, बिल्कुल नृपतुल्य, यानी राजाओं की तरह से। तो अगर आप उनके सूर्य को देखें, वो सूर्य उसमें उच्च के हैं D1 में, और वही सूर्य उनके वर्गोत्तम उच्च के इसमें D30 के अंदर भी है। प्लस आप ये बात भी ये गौर फरमाएंगे कि उनका जो है गुरु इसके त्रमशांसा के लगन पे बैठा है, तो वो सूर्य और शुक्र पे दृष्टि रखता है, और उनका जो त्रमशांसा का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में बैठा है। यही एक कारण था कि बापू आसाराम बहुत छोटे से उन्होंने एक साबरमती के किनारे पे उन्होंने एक छोटी सी कुटिया से काम शुरू किया था, लेकिन बाद में उनके पॉलिटिकल बिग विग्स वगैरह, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह उनके मित्र बन गए थे, और चैरिटीज़ जो उनको आती थी अपने भक्तों के द्वारा, उन चैरिटीज़ से उन्होंने 10,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया। उनके मल्टी मिलियनर उनके जो है भक्त थे, जो उनको पूछते हैं, आज भी पूछते हैं। इसी प्रकार से उनके साथ में उनके 400 आश्रम थे, उनमें से कुछ आश्रम उन्होंने जो है सरकार की ज़मीनों पे लिए थे, जिसको कि बाद में एक बार जब उनकी दशा खराब हो गई शनि की, तो जिस तरह से दशा का निर्धारण आप करते हैं, शनि उनके जो है D1 चार्ट में नीच के हैं, मंगल के साथ में उनका राशि परिवर्तन है, तो नीच भंग तो हो जाता है, लेकिन अष्टम भाव
से होने वाला जो नीचभंग होता है वो हमेशा गर्त में लेके जाता है, उसके बाद उठाता है। यानी कहने का मतलब है कि स्पिरिचुअली अगर वो उनको उठाएंगे शनि और मंगल, एक तो आप जानते हैं कि शनि मंगल की युति हो जाती है इस तरह के जो प्लैनेट्स के आपस में राशि परिवर्तन हो जाने से, तो शनि नीच के हो जाते हैं, मंगल उच्च के हो जाते हैं शनि की राशि में। लेकिन वो चूंकि अष्टम भाव से और एकादश भाव से बन रहा है, एकादश भाव आप जानते हैं त्रिषडाय भाव होता है, और अष्टम भाव जो है कुंडली का त्रिक भाव होता है, दुख का भाव होता है। इसलिए मंगल और शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए शनि की महादशा उनकी अच्छी नहीं रही। अब त्रिमशांसा चार्ट में मैंने आपको जैसे बताया था कि शनि के त्रिमशांसा में उनको नुकसान ज़्यादा क्यों हुआ, जबकि वो 9th में प्लेस्ड है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट की जो शख्सियत जैसे हम D1 में जानते हैं या D9 में जानते हैं, वो अपने ग्रह अपने डिस्पोजिटर से पहचाना जाता है, यानी कि अपने राशि गणात से। उनका जो राशि गणात है वो बुध है, जो कि नीच का है, जो कि उनके D1 में भी नीच का है, और वो जाके वहाँ पे छठे भाव में त्रिमशांसा के अंदर बैठा हुआ है। आप लोगों ने प्रिंट आउट निकाल लिए होंगे, आप उस वाले चार्ट को निकाल लेंगे तो आप देख पाएंगे उनकी कुंडली के अंदर। तो D9 के अंदर में जरूर उच्च का है। तो उसमें राजेश चतुर्वेदी साहब ने एक बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग जब D9 से सब चीज़ों का फलित कर रहे हैं, तो अब ये डिविजनल चार्ट पे हम क्यों आ गए? हमारी हालत जो है पहले MBBS के डॉक्टर वाली थी, तो हम ये दो चीज़ों को देखते थे। जैसे MBBS में क्या है कि पूरे ऑर्गन्स के बारे में, बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में बता दिया जाता है। तो एक जो MBBS डॉक्टर के पास आप नहीं जाते, जब भी आपको कोई स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, आप हमेशा कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या आप जो है न्यूरो सर्जन्स के पास जाते हैं, न्यूरो फिजिशियंस के पास जाते हैं, या आप ENT वाले के पास जाते हैं, या आप यूरोलॉजिकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अगर कोई डायलिसिस की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम होती है, या यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो इसी तरीके से अब चूंकि आप डिविजनल चार्ट में आ गए हैं, तो डिविजनल चार्ट जो है बड़े कट शॉर्ट वेज में चीज़ों को बताते हैं। यानी कहने का मतलब है कि डिविजनल चार्ट जो है आपको जो भी बात बताते हैं वो बहुत ही शॉर्टकट में आपको इमीडिएटली उसका आंसर देते हैं। अब त्रिमशांसा चार्ट चूंकि अरिष्ट के लिए प्राइमरीली देखा जाता है, और छठे भाव का चूंकि एक तरह से विस्तार है, और छठे भाव से हमारे 3Ds निकलते हैं: डेथ्स, डिजीज, डिफिकल्टीज, लिटिगेशन, पुलिस एक्शन, क्रुएलिटी विद सेल्फ, क्रुएलिटी विद अदर्स, वो सब हम छठे से देखते हैं। उसी का विस्तार स्वरूप होने की वजह से दशाएं आपको जो है क्रूअल पड़ने वाली हैं, या दशाएं आपको सॉफ्ट पड़ेंगी, इस बात का पता आपको ये D30 चार्ट जो है शॉर्टकट वेज में बता देता है। अब इसमें क्या है कि आप ये जानते ही हैं कि जैसे डेबिलिटेटेड प्लैनेट क्या हैं, वो राशि पे निर्धारित होते हैं, और इसका मतलब उसकी डिस्पोजिटर की पोजीशन। ये पहले की क्लासेस में, मैंने दशा क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि अगर किसी का चंद्रमा नीच का है, यानी कि मंगल की राशि में नीच का है, और उसका डिस्पोजिटर मंगल भी नीच का बैठा है, तो उसे नीच दर नीच बोलते हैं। नीच दर नीच अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी एक राजयोग में परिवर्तित होता है। लेकिन नीच के जो परिणाम होते हैं ना, वो भी बहुत दुखद वे में आदमी को झेलने पड़ते हैं। इसी प्रकार से आप ये समझिए कि मैंने आप लोगों को दशा क्लास के दौरान बताया था कि किसी का अगर गुरु उच्च का है, लेकिन चंद्रमा अगर उसका नीच का है, यानी कि उसका डिस्पोजिटर नीच का है, तो ये गुरु जो है विफल हो जाएगा। इसका गुरु के उच्च का कोई भी परिणाम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका गुरु का जो डिस्पोजिटर या राशि का नाथ है वो नीच का है D1 चार्ट के अंदर। वही नियम यहाँ पे भी लागू होता है। यहाँ आप देखिए कि उनका त्रिमशांसा का जो है वो शनि का बनता है, उसका बनता है, त्रिमशांसा उनका बनता है, एक मिनट मुझे भी खोलना पड़ेगा, शुक्र का गुरुजी, शुक्र का बनता है। और शुक्र जो है वो उनके अष्टमेश भी हो जाते हैं, और शुक्र उनके जाके सप्तम भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ में, जो कि तृतीय का स्वामी है। तो और हम महादशा की अगर बात करें तो शनि की महादशा उनको चली है, तो महादशा का निर्धारण जो है D30 चार्ट बहुत क्लियरली बताता है कि ये महादशा कैसी रहेगी। तो अगर आप उसी में महादशा में अगर आप देखें, महादशा इनको 2011 में शनि की महादशा आई थी, वहीं से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ था। 2013 में इनके ऊपर रेप का चार्ज लगा है। मैंने आपको सूर्य इनका जो है वो 11th का लॉर्ड है, लेकिन सूर्य इनका वर्गोत्तम है इस कुंडली के अंदर में। जबकि D1 चार्ट के अंदर में अगर आप देखें तो इनका जो शुक्र है वो प्रॉपरली कंबस्ट है, यानी कि 1 डिग्री के फासले पे है सूर्य, 1 डिग्री से कम के फासले पे है। सूर्य इनका 3 डिग्री 40 मिनट का है, शुक्र इनका
3 डिग्री 12 मिनट का है, यानी कि ये डीप कंबशन में है। लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि अगर प्लैनेट का वर्गोत्तम हो जाता है तो उसको डीप कंबशन का उसको फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपने देखा कि इनके पास में गाड़ियां जो हैं लैंड रोवर और इसी प्रकार से BMW और दूसरी बड़ी गाड़ियां भी थी बापू आसाराम के पास, और साथ में एक हेलीकॉप्टर भी इन्होंने खरीदा था। अगर आपको याद हो तो हेलीकॉप्टर के साथ में ये तिहाड़ जेल के ऊपर से ये घूमे थे, क्योंकि उन्होंने ये इच्छा अपने बेटे से नारायण स्वामी से कही थी कि मैं एक बार तिहाड़ देखना चाहता हूँ। तो बाद में जो है प्रेस ने कहा कि इनकी इच्छा पूरी हो गई है, तो प्रेस ने उसमें काफ़ी मजाक किया था। लेकिन आज भी चूँकि इनके भक्त हैं तो मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करने जा रहा था कि इनका सही में हुआ कि गलत में हुआ। लेकिन आप एक बात देख सकते हैं कि तमशांत इनका काफ़ी मजबूत है, गुरु इनका लगन पे बैठा है, जो कि गुरु इनका 3rd का लॉर्ड है और इसके अलावा 6 का लॉर्ड है। बस इसने ये थोड़ा सा कमजोरी दिखाई है 6ठे का लॉर्ड होने की वजह से। और शनि जो महादशा का लॉर्ड है उसका डिस्पोजिटर बुध इनका नीच का D1 में भी है, और बुध इनका मंगल के साथ में 6ठे भाव के मंगल के साथ में अपना राशि परिवर्तन भी नवमांश में बताता है, और वहाँ पे जाके मार्स के साथ ही बैठा हुआ है मरकरी, और मार्स का इसमें एस्पेक्ट पड़ता है शनि पे, चौथा एस्पेक्ट। तो 6ठा भाव जो है जरूरत से ज़्यादा प्रबल हो गया है तमशांत के अंदर, जो कि शनि के डिस्पोजिटर का हाउस है। इसलिए शनि की महादशा इनको बहुत खराब रही, जबकि गुरु की महादशा इनके लिए अच्छी रही है। उसका एक कारण है गुरु इनका कंबस नहीं है, और गुरु इनके नवमांशा के अंदर स्वग्रही और मूलत्रिकोण राशि के सप्तम भाव के बैठे हुए। अब स्थिति यह है कि आप ये सोचिए कि इतना लंबा समय 65 ईयर्स तक बापू आसाराम को लोग भगवान की तरह से पूजते रहे हैं, वर्शिप करते रहे हैं। और शुक्र का तमशांसा का मैंने आपको असर बताया था कि शुक्र के तमशांसा के उदित होने से क्या होता है, और उसका स्वामी जो है अपनी राशि को देख रहा है, इसलिए इनको बड़ी स्प्लेंडरस लाइफ मिली। स्प्लेंडरस लाइफ का मतलब है इनके न केवल पॉलिटिकल बिगविग्स और इंडस्ट्रियलिस्ट इनके फ्रेंड थे, साथ में इनके पास में धन की कोई कमी नहीं थी, और 10,000 करोड़ से ऊपर का इनका साम्राज्य बन गया था। और जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, इवन जो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात मोदी जी जब इनके उसमें पहली बार जब शरीक हुए थे, तो उन्होंने इनकी प्रशंसा में काफ़ी उन्होंने जो है कविताएं भी पढ़ी थी और इनको नमन भी किया था। सभी लोग जाते थे, सारे पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स वगैरह जाते थे इनके उसमें, उनको नमन करते थे, इनको वर्शिप किया जाता था। तो ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। और शुक्र की वजह से क्या था कि इनका एक रुझान जो है वो स्प्लेंडर की तरफ तो था ही, स्प्लेंडरस लाइफ की तरफ तो था ही, यानी कि एक समृद्ध लाइफ की तरफ था, तो साथ में स्त्रियों की तरफ भी था, क्योंकि ये जो शुक्र है वो अष्टमेश भी है। अष्टमेश का सप्तम भाव पे आ जाने की वजह से ये एक नुकसान भी देता है, यानी इनको स्त्रियों के प्रति थोड़ा लगाव भी दिखाता थे, और जो ये फंसे हैं वो उसी वजह से, अष्टमेश की वजह से, क्योंकि इसमें ये अरिष्ट का चार्ट है और 6ठे भाव का विस्तार है, इसलिए इस चार्ट के 6, 8, 12 के जो भाव होते हैं वो भाव खराब माने जाते हैं। अब अरुणा जी के प्रश्न पे वापस आते हैं। अरुणा जी ने कहा था कि ये जो शनि का तमशांसा है और गुरु के तमशांसा में कैसे प्रभाव मिलते हैं। देखिए, जो भी ग्रह जो है गुरु के तमशांसा में होते हैं वो ग्रह अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि गुरु के तमशांसा, आज मैंने आपको, आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैंने एक वो बना दिया है, जैसे कहना चाहिए शॉर्टकट वेज में मैंने आपको उसका फलित का एक वो बना के चार्ट बना के दिया है। उस चार्ट को अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि गुरु का तमशांसा में बैठा हुआ ग्रह ये सौम्य तमशांसा माने जाते हैं। अब देखिए, चंद्रमा अपने तमशांसा में नहीं बैठ सकते, लेकिन चंद्रमा शुक्र के तमशांसा में उच्च के माने जाते हैं, या कि स्वक्षेत्री माने जाते हैं, स्वक्षेत्री और उच्च के बीच में माने जाते हैं। और सूर्य मंगल के तमशांसा में स्वक्षेत्री या उच्च के बीच में कहीं पे ठहरते हैं। सूर्य अपने तमशांसा में नहीं बैठ सकते, कोई भी ग्रह जो है सूर्य चंद्रमा के तमशांसा में नहीं बैठ सकते। तो सूर्य को जो है अब स्वग्रही, स्वक्षेत्री या उच्च के माना जाता है जब वो मंगल के तमशांसा में होते हैं, और शुक्र के तमशांसा में जो चंद्रमा होते हैं तो स्वक्षेत्री या उच्च के माने जाते हैं। अब स्थिति ये है, यानी कि बहुत अच्छे माने जाते हैं, बलवान माने जाते हैं, आप यूँ समझ लीजिए। अब क्या होता है, जो क्रूर तमशांसा में बैठे हुए जो ग्रह होते हैं वो थोड़ी क्रूरता लेके आते हैं। जैसे शनि के तमशांसा में बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो क्रूर तमशांसा का माना जाएगा,
मंगल के तमशांता में बैठा हुआ ग्रह क्रूर तमशांता का होगा, लेकिन क्रूर के साथ में वो साहसी बनाता है। और मंगल के तमशांता में अभी आप देखेंगे जो मैंने आपको शॉर्ट दिया है तो उसमें आप देख पाएंगे कि मंगल के तमशांता हमेशा खराब नहीं होता, उसके अंदर बैठा हुआ जो ग्रह है व्यक्ति को काफ़ी बोल्ड साहसी बनाता है। और इसी प्रकार से शुक्र के तमशांता में बैठा हुआ जो चंद्रमा है वो व्यक्ति को बहुत अच्छे स्वभाव का बनाता है, यानी कि उसको जो है आर्ट में, कल्चर में, सेंट में, परफ्यूम में और अपने अपकीप में, इन सब में अच्छा बनाता है। लेकिन हाँ, उसका रुझान जो है थोड़ा स्त्रियों के प्रति होता है। अब इसके बाद जो है मैंने आपको को जैसे बताया था इसी में कि 2, 7, 8, 12 ये जो भाव होते हैं, ये इन भावों में क्रूर तमशांता नहीं होना चाहिए, या आपका जो सप्तमेश है D1 का, उसका क्रूर तमशांता में उसका नहीं बैठना चाहिए। अगर वो इस तरह से क्रूर तमशांता में अगर बैठेगा तो वैवाहिक जीवन में थोड़े से खराबियां करेगा। इसी प्रकार से करेला नीम जड़ा जैसे हम कहते हैं कि साथ में क्रूर तमशांता में बैठा है, साथ में मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड है, राहु केतु के साथ में या शनि के साथ में या वो मंगल के साथ में एसोसिएटेड है, और इसके बाद एस्पेक्टेड भी है बाय द मेलेफिक्स, तो इसका मतलब करेला नीम जड़ा वाली बात हो गई। तो ऐसे में वो वैवाहिक जीवन और डोमेस्टिक हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय करता है। तो इससे हमको पता चलता है जब भी कभी आपका सप्तमेश जो है वो प्रबल होकर बैठता है अगर तमशांता में, तो आपका विवाह जो है 24 वर्ष के पूर्व हो जाता है। इसीलिए आप देखिए बापू आसाराम का विवाह जो है 24 वर्ष के पूर्व हो चुका था, क्योंकि इनका तमशांता जो है तुला का बनता है और गुरु के द्वारा दृष्टि और शुक्र जो है सप्तम भाव पे बैठा हुआ है। लेकिन एक क्रूर तमशांता में हो जाने की वजह से और साथ में अष्टमेश भी हो जाने की वजह से उनका एक रुझान लड़कियों के प्रति और वो जरूरत से ज़्यादा उसने दे दिया, और साथ में इस महादशा के अंदर उनको फेडोफाइल क्राइम की तरफ को लेके गया, क्योंकि ये जो महादशा शनि की जब उनकी प्रारंभ हुई तो उस महादशा के अंदर उसका जो डिस्पोजिटर है वो बुध है नीच का, जो कि उनके D1 में भी नीच का ही बुध है, जो कि 10वें भाव में बैठा हुआ है। तो 10वें भाव से ही हम एक व्यक्ति के रोजगार, मान सम्मान, अथॉरिटी और उसकी समाज के अंदर स्थितियों को हम देखते हैं। तो उसने वो प्रभाव उनको जो है गुरु की महादशा में शुरू कर दिया था। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 2007 में, शायद आप लोगों को ना बताया, दशा वालों को बताया वो, कि मैं और सुनील वशिष्ठ जी के जो एक कौशिक साहब थे उनकी उसकी वजह से बापू आसाराम ने मुझे और सुनील जी को बुलाया था ज्योतिष कराने के लिए उनके यहाँ पे आश्रम में दिल्ली के अंदर। तो वहाँ पे वो बापू आसाराम जो है वो जो उनका भोज स्थल था उसमें मैं अपना लैपटॉप लेके गया था। तो मैंने 2000 ये घटना होगी 2000 नारायण स्वामी जब फंसे थे, जब वो इनके एक आश्रम के अंदर 2 बच्चों की डेथ हो गई थी। ये 2010 की बात होगी या 2008 की या 9 की बात होगी। 2 बच्चे इनके आश्रम में जो है वो तांत्रिक क्रियाओं में मारे गए थे। तो उस समय जो है पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो तब उन्होंने बुलाया था। उसमें नारायण स्वामी जी का नाम इनके बेटे का आ गया था। तो तब मैं ज्योतिष करने के लिए इनके पास अपना लैपटॉप लेके गया था। तो उन्होंने अपनी कुंडली जो है खुद अपने ही डेट ऑफ बर्थ से दी थी। तो उन्होंने एक बहुत बड़े राज सिंहासन पे वो बैठे थे, और मैं और सुनील जी और उनके मित्र दानवीर शास्त्री जी, हम तीनों जो है ज़मीन में बैठे। तो मैंने उनकी कुंडली देख के बताया था कि उनको शनि की महादशा बहुत खराब होगी, 2011 के बाद में समय बहुत खराब होगा। वैदिक मंत्रों के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास तो वो एक टीम है 400 ब्राह्मणों की जो कि तांत्रिक मंत्र करती है। फिर उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि जो ग्रहों को तो मैं अपने पाँव के नीचे दबा के रखता हूँ, जैसे कि रावण ने एक बार बोला था, उसी तरह से उन्होंने बोला था। यानी कि उन्होंने बहुत एरोगेंस दिखाई थी। और उसके बाद उन्होंने हमको वहाँ पे प्रसाद वितरण में उन्होंने कहा कि इन लोगों को भोजन करा के जाना, और वो काफ़ी उनका गुस्सा वगैरह दिखाई पड़ा था। वो कहते, उन्होंने उठते समय मुझसे कहा, जब मैंने उनसे बोला कि 2011 से आपको बहुत परेशानियाँ आने वाली हैं, तो वो खड़े होकर उन्होंने जो एक्साइज कमिश्नर जो हमको लेके गए थे उनसे कहा, उन्होंने कहा कि ये क्या तुम ज्योतिषियों को लेके आ गए हो। मैंने कहा इसको कुछ नहीं आता लेकिन अब ये आ गए हैं तो इनको भोजन करा के उनको प्रसाद वितरण करके तब भी ये इनको भेजना। फिर उन्होंने मुझसे ये कहा कि इसको लिखित रूप में मेरे को दे के जाना। तो फिर सुनील जी ने अपनी हैंड राइटिंग में सारे प्रेडिक्शंस वगैरह लिखे थे और लिख के उन्हीं एक्साइज कमिश्नर को दिए थे जो कि इनके भक्त थे।
तो यानी कहने का मतलब है कि वो प्रेडिक्शंस मेरे पूरी तरह से सही हुए थे। और उसके बाद में इनके काफ़ी 2011 में शनि की महादशा में इनका डाउनफॉल हुआ था। इनफैक्ट इनका डाउनफॉल शुरू हो गया था गुरु के छिद्र दशाओं के अंतर्गत, यानी गुरु के जो लास्ट मंत्र ये पढ़ते हैं, मंगल का गुरु में मंगल और गुरु में राहु, ये उनका डाउनफॉल का टाइम शुरू हो चुका था दशा छिद्र में, विच इज नोन एज अ बिग होल इन अ बकेट। तो उसमें इनका डाउनफॉल काफ़ी शुरू हो चुका था, परेशानियां इनको सरकार से इन सब से आनी शुरू हो गई थी। अच्छा, अब अरुणा जी के प्रश्न के उत्तर ये है कि अरुणा जी आ भी गई हैं यहाँ पे, फिर उन्होंने गैलेक्सी लिखा हुआ है, मैं उसको ठीक करूँगा। तो बहरहाल कहने का मतलब है, अरुणा जी ने पूछा कि जैसे शनि का तमशांसा है, और उन्होंने पूछा कि जो गुरु के तमशांसा में इन दोनों में क्या अंतर है। इसमें क्या है कि जो आपको ये समझना है कि जो गुरु का तमशांसा है वो सौम्य तमशांसा होता है, और जो आपका शनि का तमशांसा है वो क्रूर तमशांसा है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी ग्रह जिस भाव का भी स्वामी आपका किसी भी क्रूर तमशांसा में के अंदर बैठता है, तो उस भाव के फल आपके अच्छे नहीं होते। जब भी कभी आपने अपने दशाओं का निर्धारण करना है कि आपकी आने वाली दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा कैसी रहेगी, तो आपने हमेशा उसको जो है D30 चार्ट में देखना है कि वो आपका जो प्लैनेट है वो क्रूर तमशांसा में तो नहीं बैठा। अगर वो क्रूर में बैठेगा तो वो आपको थोड़ी डिफिकल्टीज लाइफ के अंदर देगा। अब मैं आपके सामने वो चार्ट में रखता हूँ ताकि आपको अरुणा जी के प्रश्न का पूर्ण रूप से उत्तर मिल जाए। ये आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है? D30 चार्ट 3 क्लास 25 ऑन फ्राइडे 7 जनवरी 22 तमशांसा डिविजनल चार्ट। अब देखिए, इसमें मैंने बृहत पाराशर होराशास्त्र को कोट किया है, तो आप इसे ये समझिएगा कि बृहत पाराशर होराशास्त्र में ये कहा गया है कि जो तमशांसे निधनम फलम का मतलब निधन का फल देना, और शुभ अशुभम सर्वजंतुयम, इसका मतलब ये है कि निधन का यहाँ पे जो मतलब है बृहत पाराशर होराशास्त्र के अंदर, वो सिर्फ डेथ से नहीं है। इसका मतलब है कि लॉस्ट फॉर एवर, कोई भी चीज़ जो आप लूज कर जाते हैं, चाहे वो कोई रिलेशन लूज कर जाएं, चाहे गाड़ी लूज कर जाएं, चाहे आप धन लूज कर जाएं। जैसे पीयूष जैन साहब का सारा धन जो है फोरफीट हो गया है DRI और उसके द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा। तो उस तरह का भी जो लॉसेज हैं, जो हिडन जो आपके अरेस्ट हैं लोगों के द्वारा जो देखे जाते हैं, उससे यहाँ निधनम का मतलब है। और जो यहाँ पे उन्होंने वपु स्त्री फल मित्याहु, यानी वपु का मतलब होता है एक व्यक्ति की स्वयं की बॉडी, और स्त्री का मतलब होता है लाइफ पार्टनर। इन दोनों के भी हिडन ट्रेट्स और अरिष्ट के बारे में D30 के चार्ट से पता चलता है। ये प्योरली बृहत पाराशर होराशास्त्र सारावली से लिए गए चीजें हैं, तो इसका मतलब है बिल्कुल ऑथेंटिक है जो ऋषि कहना आपसे चाह रहे हैं। तो तमशांसा से न केवल आप अपने, सर प्रणाम। कौन सा बोले? सर राजेश छिब्बर बोल रहा हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सर। अच्छा, तमशांसा थे जो हम व्यक्ति के परिवार के बारे में, उसके लाइफ पार्टनर के बारे में, उसके जो उधारों में जो फंसता है, डिजीजेस में फंसता है, डिफिकल्टीज में फंसता है, लिटिगेशन में फंसता है, ये सारी चीज़ें जो 6th हाउस से निकलती है D1 चार्ट के, वो इसी प्रकार से उसके उल्टे उसको भी लाइफ फुल ऑफ स्प्लेंडर, मतलब एक व्यक्ति को कितनी समृद्धशाली जिंदगी मिलेगी, उसको कितना धन मिलेगा, उसको कितना कंफर्ट मिलेगा, ये भी तमशांसा बताता है। तो यानी कि ये किसी प्रकार से मन में ये बात ना रखिएगा, क्योंकि आपने देख लिया कि 65-66 साल तक बापू आसाराम को स्प्लेंडरस लाइफ मिली है। तो यानी कहने का मतलब है कि तमशांसा जो है दशा कालस्य कारणम, दशा का वो थोड़ा अधीन होता है। यानी गुरु जो है चूंकि लगन पे बैठे हुए थे 3rd के लॉर्ड होने के बावजूद और 6ठे के लॉर्ड होने के बावजूद, गुरु का जो डिस्पोजिटर था वो शुक्र था, जो कि गुरु पे दृष्टि रख रहा था 7th भाव से। इस वजह से उनको स्प्लेंडरस लाइफ उसने दी उतने लंबे समय तक।
यानी कहने का मतलब उनका एक बहुत बड़ा लंबा समय, जिस समय वो अरेस्ट हुए हैं वो 77 ईयर्स के थे। और बापू आसाराम की शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी, उसके बाद में उनके बच्चे अच्छे हो गए थे, सब अच्छा कर रहे थे, जिंदगी में अच्छा कर रहे थे। इसके बाद जो है ऋषि पाराशर ने उसी में बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है कि स्वत्रिमशांसा गता गृहा, यानी कि अपने ही त्रिमशांत में गया हुआ जो ग्रह होता है। विधाते, विधाते का मतलब होता है दिखाना, तत्कारक तो विदितम तत्रे उपाकी सुहाद। अब ये जो भी संस्कृत का स्कॉलर है वो उसको समझ जाएगा, लेकिन मैं इतना ये समझ पाया हूँ कि युक्तम निपुम, निपुम का मतलब एक राजा के समान उसकी स्थिति होती है। इसका मतलब जो भी ग्रह जो होते हैं अपने ही त्रिमशांता में बैठे होते हैं, ऐसे ग्रहों के जो सिग्निफिकेशंस हैं उन प्लैनेट्स के, वो व्यक्ति के जीवन में पूर्ण रूप से दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे जो ग्रह होते हैं वो अपने भावों के बेस्ट रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वो स्वत्रिमशांता के बैठे हैं। और मैंने आपको बताया कि सूर्य और चंद्रमा स्वत्रिमशांता के कब माने जाएंगे? सूर्य जब मंगल की राशियों में बैठेंगे और शुक्र की राशियों में जब चंद्रमा विराजमान होंगे। ये है। तो अगर एक भी प्लैनेट अगर आपका एग्जॉल्टेड है, स्वक्षेत्रीय है और इस अच्छे त्रिमशांता के अंदर बैठा है, तो काफी राजाओं की तरह से वो जीवन देता है। तो आपने बापू आसाराम की कुंडली में देखा है कि उनका सूर्य जो है उच्च का है, D1 चार्ट के अंदर भी, उसमें भी D30 में भी, तो इसका मतलब उनको राजाओं जैसा जीवन दिया। अब इसमें इन्होंने कहा है कि ये कौन से चक्र से संबंधित है। उन्होंने कहा अनाहते च त्रिमशांशो वाणी चिंता बुधस तथा, आउट ऑफ द 6 चक्रास इन बॉडी। इसमें क्या है, चक्र कहाँ से शुरू होते हैं? सबसे पहला जो चक्र हमारा है वो मूलाधार है। मूलाधार के बाद में है हमारा स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान के बाद में हमारा मणिपुर चक्र होता है, और मणिपुर के बाद में हमारा हृदय चक्र को हम अनाहत चक्र कहते हैं। इस त्रिमशांता चार्ट का चूंकि अनाहत चक्र से उनकी युति दी गई है ऋषि पाराशर के द्वारा, तो उसका मतलब ये जो अनाहत चक्र होता है ये प्यार का होता है। यानी कहने का मतलब है कि लव का होता है, डिवोशन का होता है। आपको जिंदगी में जो चीज़ें आपकी डिज़ायरेबल हैं वो आपको मिलें, जो आपकी अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं वो आप उनको छोड़ दें, आप उन्हें ना करें। इन सब के लिए ये होता है। यानी आपका दिल किस चीज़ों में लगता है उन चीज़ों को भी ये बताता है। तो इसी वजह से हिडन पर्सनालिटी ट्रेट्स को ये दिखाता है। तो इसमें इसका मतलब ये अनाहत चक्र जो है हमारा, ये चौथा चक्र होता है। और अनाहत चक्र के बाद में हमारा विशुद्धि चक्र होता है जो हमारे स्पीच से संबंधित होता है। विशुद्धि के बाद में हमारा चक्र होता है ज्ञान चक्र होता है, जो कि इंट्यूशन से संबंधित है। अनान चक्र बोलते हैं या ज्ञान चक्र बोलते हैं, वो हमारे इंट्यूशन पावर से होता है। उसके बाद में सहस्त्रार होता है। सहस्रार, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि के बाद विशुद्धि के बाद में आज्ञा चक्र होता है या ज्ञान चक्र होता है। और सुनील जी ने कहा ज्ञान चक्र बोल देना, क्योंकि वो इंट्यूशन पावर से है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, मुझे याद आ रहा है कि आज्ञा चक्र है। और आज्ञा चक्र के ऊपर फिर सहस्रार होता है। सहस्त्रार, सहस्त्रार का मतलब होता है कि वो आपका जब समय एनलाइटनमेंट हो जाता है उस समय वो ओपन होता है। जो आपका मूलाधार चक्र होता है वो आपके स्वास्थ्य को बताता है या आपके जीवन की स्थितियों को बताता है कि आपको जीवन में जो है वो किस तरह, कितनी एनर्जी का लेवल आपका है, ये आपको मूलाधार चक्र बताता है। स्वाधिष्ठान चक्र आपकी सेक्स लाइफ को बताता है। और उसके बाद फिर आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है सूर्य का चक्र माना जाता है, तो वो आपके ज्ञान और शिक्षा के बारे में बताता है। और उसके बाद फिर अनहत चक्र आपके दिल का या इमोशनल लेवल का, या किन चीज़ों में आपका मन लगता है, किन चीज़ों के प्रति आपका रुझान है, उसको अनहत चक्र जो है हृदय चक्र होने की वजह से बताता है। उसका विशुद्ध चक्र जो है किस प्रकार की वाणी आप बोलते हैं, यानी कि आपका कितना ज्ञान की बातें आप बताते हैं और कितना आपकी स्पीच में मधुरता और ज्ञान होता है, वो आपको विशुद्धि चक्र से पता चलता है, कितना शुद्ध आप बोलते हैं। और उसके बाद जो है फिर आपका आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र आपका जिस समय खुल जाता है उस समय आपको जीवन में डिज़ायरलेसनेस की स्थिति आ जाती है। आप किसी भी चीज़ से फिर अटैचमेंट में नहीं आते और आपको इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको जीवन में दुख मिल रहा है, दुख और सुख पूरी तरह से मिट जाते हैं। और सहस्त्रार चूँकि ये हमारी कुंडलिनी पावर के जागरण होने पे ये हमें एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाता है। तो ये बहुत कम लोगों का ये खुल पाता है। तो सुनील जी ने हॉटलाइन लगा के पूछा था कि मेरा कौन सा खुला है और उनका कौन सा खुला है, तो बोले कि आपका जो है
ये त्रिमशांसा वाला आपका ये हृदय चक्र खुला है और मेरा जो है आज्ञा चक्र खुल गया है। तो मैंने कहा लेकिन आप तो फीस में अटैचमेंट दिखाते हैं। तो वो बोले मैं दोबारा हॉटलाइन लगाऊंगा इसके लिए, तो क्योंकि उसमें अटैचमेंट खत्म हो जाता है। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा, ऋषि पाराशर ने बृहद पाराशर और में कहा कि अनाहत जो चक्र होता है वो त्रिमशांसा में, ये आपकी वाणी पे भी एक इसका अधिकार होता है। और बुधस्तथा से मतलब है कि बुध ग्रह इसको संचालित करता है त्रिमशांसा को। यानी त्रिमशांसा के अंदर में जो बुध की स्थिति है वो बहुत सर्वोपरि मानी है इन्होंने। आउट ऑफ द 6 चक्रास जो है त्रिमशांसा में, अनहत या हृदय चक्र को ये बताता है त्रिमशांसा चार्ट। और जो कि लॉर्ड गणेश, क्योंकि बुद्ध के जो स्वामी हैं वो गणेश भगवान हैं और बुद्ध भगवान हैं, बुद्ध उसके ग्रह हैं। तो ये जो प्लैनेट ऑफ विट, ह्यूमर, इंटेलिजेंस, इलोक्यूशन और गिफ्ट ऑफ वाग चातुर्य वगैरह का प्लैनेट है, ये प्लैनेट जो है त्रिमशांसा चार्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसी में आपने देखा कि बापू आसाराम का त्रिमशांसा चार्ट के अंदर में बुद्ध के नीच का और छठे भाव में हो जाने की वजह से और दशा के लॉर्ड का डिस्पोजिटर होने की वजह से उनको इतने निकृष्ट परिणाम मिले कि उनकी जो है 12 बार जो है उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। अब आप देखिए, तो उसका मतलब बुद्ध इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो मैं आप लोगों को जो मैं रिकॉर्डिंग्स भेज रहा हूँ, उन रिकॉर्डिंग्स में आपके त्रिमशांसा को इम्प्रूव करने के लिए मैं गणेश जी का पूजन भी भेज रहा हूँ। इस गणेश जी के पूजन को भी आप स्किप मत किया कीजिए, पूरा सुना कीजिए, क्योंकि इसमें अथर्वशीर्ष गणेश जी का बहुत अच्छा गाया हुआ है। अगर आप इसको सुनेंगे और उसके साथ में गाएंगे तो आपका जो है त्रिमशांसा इम्प्रूव कर जाएगा। अब उसके बाद जो है सूर्य चंद्रमा का, इन्होंने क्या बोला कि सूर्य चंद्रमा को, ऋषि पाराशर ने क्या बोला सूर्य चंद्रमा के बारे में कि सूर्य कुजः फलम धत्ते, और भार्गवस्य कहते हैं वो शुक्र को, भार्गवस्य निशापति चंद्रमा को कहा जाता है तुम शाम के विचिंतिये। उन्होंने कहा कि सूर्य का अगर अच्छा फल देखना है तो उसे वह कुजा की राशि यानी मंगल की राशि में वो अच्छे फलों को देने वाला होगा। और जो शुक्र की राशि में बैठा हुआ निशापति यानी कि चंद्रमा है, वो त्रिमशांसा में विचिंतिय का मतलब होता है उसका विचार करना, वो मित्रापि, और ग्रह वत्स स्मृतम, मतलब ग्रह को आपने जो स्मृति के रूप में लेना है या उसको जो समझने की कोशिश करनी है वो ये कि सूर्य अगर मंगल की राशि में बैठे हैं तो वो बहुत अच्छे माने जाएंगे। और अगर निशापति यानी कि चंद्रमा जो कि रात्रि के इंचार्ज हैं, वो अगर शुक्र की राशि में अगर विराजमान होंगे तो वो अच्छे फल देंगे। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो मैंने आपको बता दिया है कि सूर्य अगर मंगल के साइन में है और चंद्रमा अगर शुक्र के साइन में है तो कंसिडर्ड वो स्ट्रॉन्ग स्वक्षेत्री माने जाते हैं त्रिमशांसा में। और इसमें इसी बात में उन्होंने ये भी कहा है कि जो दूसरे वर्ग का चार्ट की तरह से इसे जो है नेटल चार्ट यानी D1 की तरह से इसको स्टडी किया जाता है, ऋषि पाराशर ने कहा है। जैसे आप D1 में, जैसे आप राजयोग वगैरह देखते हैं, D1 में जैसे आप देखते हैं केंद्र और त्रिकोण की जो स्थितियाँ होती हैं अच्छी होती हैं, द्वितीय भाव एकादश भाव की स्थितियाँ अच्छी होती हैं। उसी प्रकार से 6, 8, 12 त्रिक हाउसेस की स्थितियाँ खराब होती हैं। त्रिछठा यानी कि तीसरा, छठा और 11वां भाव जो है वो पाप भाव माना जाता है। बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपने इसको स्टडी करना है। यानी कहने का मतलब है जो ये ऋषि पाराशर का जो ये श्लोक है, जिसे कि कम संस्कृत पढ़े लिखे टीचर के द्वारा नहीं समझ में आ रहा था, वो उसका अर्थ भी यहाँ समझा दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि तुमको मैं समझा के ही मानूंगा। तो प्लैनेट अगर D1 और D30 में दोनों में अगर स्ट्रांग होता है तो बहुत अच्छे परिणाम देता है। D1 और D30 चार्ट में अगर दोनों में अगर बुरा होता है तो उसके बहुत, D1 और D30 में बैड अगर एक में हो, यानी D1 में खराब हो D30 में ठीक हो, या D30 में खराब हो D1 में अच्छा हो, तो रिजल्ट जो है वो हाफ देता है वो प्लैनेट। लेकिन अगर दोनों में अगर वो बुरा अगर बैठा हो, जैसे कि बापू आसाराम के बुद्ध जो हैं वो D1 चार्ट के अंदर भी नीच के हैं और वो राहु केतु एक्सेस में हैं, और आपको मालूम है कि शनि की महादशा समाप्त होने के बाद उनको बुद्ध की महादशा प्रारंभ हो जाएगी, और वही बुद्ध जो है नीच के हो गए हैं शनि के डिस्पोजिटर होके D30 चार्ट में। दोनों में खराब होने की वजह से फुल ऑफ अरिष्ट होता है, वो अरिष्ट देते हैं। इसके बाद इन्होंने लिखी है, इन्होंने कहा है सावधानवती सनयादि, और ये लिखा है सौख्याशाली,
लग्न लॉर्ड ऑफ D1 और D30 अगर केंद्र में त्रिकोण में अगर लाभ भाव में अगर बैठे हों और बेनिफिक प्लैनेट्स अगर उनको जो है मित्र ग्रह और जितने भी आपके नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं उनके द्वारा ध्वस्त हों, ऐसा आदमी को मटेरियल और मेंटल हैप्पीनेस काफ़ी मिलती है। वो एक बहुत ही समृद्धशाली जीवन को जीता है और उसके जीवन में अरिष्ट या कोई भी नेगेटिव हैपनिंग्स नहीं होती है। तो यानी वैसे तो इन्होंने कहा है कि भाई विचिंतीय मतलब त्रिमशांता विचिंतीय अरिष्टम से विचार विमर्श जो है अरिष्ट का करना चाहिए, लेकिन साथ ही ऋषि पाराशर ने बृहत पाराशर और राशास के अंदर में साफ साफ कर दिया है कि अरिष्ट का ना होना भी प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस है। तो इसलिए ये इस भ्रांति से भी हमने निकल जाना है कि D30 से सिर्फ खराब ही खराब चीज़ें मिलेंगी। तो आपने स्वयं जो है बापू आसाराम का देख लिया, 66 साल तक उन्होंने रूल किया, 10,000 करोड़ का साम्राज्य बनाया, तो उसका मतलब D30 चार्ट उनका स्ट्रांग है। तो वो स्ट्रेंथ को लेकर आप स्वयं देख सकते हैं। सूर्य मंगल की राशि में बैठे हैं यानी कि उच्च के परिणाम देने वाले हैं और स्वयं भी उच्च के हैं D1 चार्ट के अंदर में। तो उसका मतलब है कि D30 चार्ट से सिर्फ आपने खराब नहीं ढूंढना है, आपने ये भी देखना है कि आपके जीवन के अंदर में अच्छे परिणाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसके विपरीत में लग्नेश और D30 चार्ट का अगर स्वामी D1 का लग्नेश और D30 चार्ट लग्नेश अगर D30 चार्ट का अगर नीच का है या वो कंबस्ट है D1 चार्ट में या वो मेलिफिक प्लैनेट्स, जैसे D30 चार्ट का जो लग्नेश है वो बापू जी के हॉरोस्कोप में डीप कंबशन में है, वो कंबस्ट हो, एसोसिएटेड मेलिफिक प्लैनेट्स हो यानी कि पाप ग्रहों के साथ युति में हो, एस्पेक्टेड हो पाप ग्रहों से, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपने स्वयं के रिश्तेदारों दोस्तों से इन सब से काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ मिलती है, काफ़ी परेशानियां मिलती हैं, डिजीजेज मिलती हैं, यानी कि उनको जो है रोग का सामना करना पड़ता है। और अगर त्रिमशांता लग्नेश अगर 6, 8, 12 यानी कि त्रिक भावों में बैठा हो तो व्यक्ति को सारी प्रॉब्लम जो है सरकार से, लॉ से, डिजीजेज से और डिफिकल्टीज से मिलती हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि चूंकि ये अनहत चक्र से संबंधित है तो गणेश जी की पूजा करने से आपका त्रिमशांता अच्छा हो जाएगा, बुद्ध भगवान की पूजा करने से आपका त्रिमशांता अच्छा हो जाएगा और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। तो जो मैं गणेश जी की पूजा आपको भेजने लगा हूँ, जब मैंने D30 चार्ट का अध्ययन किया तो मैं समझ गया कि गणेश जी ने ही उद्धार करना है हमारे साथ सारे के सारे ज्योतिष के विद्यार्थियों का, क्योंकि हम जो है चाहते ही हैं कि उद्धार हो थोड़ा। तो अब हम गणेश जी की पूजा जो है बड़ी भक्ति भाव से करेंगे ताकि हमें जीवन के अंदर किसी प्रकार की भी अरिष्ट और रोगों का सामना न करना पड़े। इसके बाद इसका जो 9th पॉइंट है यह है कि जिस समय मेलिफिक प्लैनेट्स जो हैं या पाप ग्रह 2nd हाउस में, 7th में, 8th में, 12th हाउस में त्रिमशांता के बैठे होते हैं तो व्यक्ति का जो विवाह होता है डिलेड होता है या डिनाइड होता है या काफ़ी प्रॉब्लम्स के साथ में होता है। मतलब जितना ज़्यादा इसके अंदर में मेलिफिसेंस आ जाएगी, 4 भाव हैं, चारों में ही अगर मेलिफिसेंस आ गई तो समझ लो कि विवाह को डिनाई कर देगा या वैवाहिक जीवन को डिनाई कर देगा। सपोज 2 में आई है तो वैवाहिक जीवन करा देगा, लेकिन पत्नी के साथ में मुकालात करा देगा, यानी कि मुक्का और लात, यानी मुकालात कहते हैं उसे मुलाकात के बदले। तो कंडीशन जो है व्यक्ति की शादी की कंडीशन जो है वो लगन लॉर्ड जो D30 का और चंद्रमा के द्वारा पता चलता है, क्योंकि चंद्रमा जो है फैसिलिटेटर ऑफ मैरिज माने जाते हैं। उनकी प्लेसमेंट अगर D1 में और D30 चार्ट में अगर डिग्निफाइड है, अच्छी है, अगर वो दोनों में अच्छे हैं तो व्यक्ति को बहुत अच्छी मैरिड लाइफ मिलती है। अगर वो मॉडरेटली डिग्निफाइड हैं यानी कि वो साधारण रूप से डिग्निफाइड हैं लेकिन, तो मैरिज जो है वो थोड़ी डिले हो जाती है। स्टिल कपल इज हैप्पी, यानी कपल जो है वो इसमें खुश हो रहता है। अब ये मैंने जो है अरुणा जी के प्रश्न के उत्तर में इंट्यूटिवली जो कि आज्ञा चक्र से निकलता है, मैंने उनके लिए बना के दे दिया है। अब देखिए सूर्य, तो हमने देखना है कि किस त्रिमशांता में ये प्लैनेट बैठा है। सूर्य को हम स्टडी कर रहे हैं, अगर वो मंगल के त्रिमशांता में बैठा है यानी कि एरीज और स्कॉर्पियो में, ये क्या है, ये आपके सामने ना जैसे हिंदुस्तान का नक्शा रख दिया जाता है। तो आप चाहे केरला गए हैं या कर्नाटका गए हैं या तमिलनाडु, चेन्नई गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन आप एक सनरी व्यू से, मतलब वन व्यू एट अ टाइम यू कैन नो कि भाई आप यहाँ आप गुड़गांव जीपीएस लगा दिया सर, जीपीएस चला दिया आपने। ये गुरु सैटेलाइट पोजीशनिंग आपको मैंने दे दी है
गुरु पोजिशनिंग सिस्टम है, गुरु पोजीशनिंग सिस्टम। तो सूर्य अगर मंगल के अगर त्रिमशांत में बैठेगा यानी कि एरीज और स्कॉर्पियो में, तो ऐसा आदमी जो है वो काफ़ी साहसी होता है और इसके अलावा बोल्ड होता है, यानी कि वो कोई बात अगर उसको बोलनी होती है तो बोल्डनेस के साथ बोलता है, यानी उसके अंदर में कॉन्फिडेंस का लेवल होता है। अब अगर वो कैप्रिकॉन या एक्वेरियस के शनि के त्रिमशांत में अगर बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति जिद्दी किस्म का होगा, स्टबर्न होगा, यानी कि वो बैक बैंड नहीं करेगा, यानी लचीलापन नहीं दिखाएगा, यानी कि वो बहुत जिद्दी किस्म का हो जाएगा। अगर वो गुरु के त्रिमशांत में होगा यानी कि वो धनु में या मीन में होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है सद्गुणी होगा और बहुत अच्छे स्वभाव का होगा, नोबल होगा, यानी कि रिस्पेक्टेड होगा, सोसाइटी के अंदर में उसका मान सम्मान होगा। अब अगर वो बुध के त्रिमशांत में होगा यानी कि जेमिनी में या जेमिनाई में या वर्गों में अगर होगा, मिथुन में या कन्या के त्रिमशांत में सूर्य होगा, तो ऐसा आदमी बहुत प्रसन्न होगा और बहुत वाइज होगा, यानी कि उस व्यक्ति को ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। अब इसी प्रकार से सूर्य अगर इस त्रिमशांत में अगर हो शुक्र के यानी कि वृष में या तुला में, तो ऐसा आदमी बहुत अट्रैक्टिव होगा, यानी कहने का मतलब है कि वो सम्मोहित या मृदुल पर्सनालिटी का होगा, यानी वो दूसरों में दूसरे उसके प्रति आकर्षित होंगे, या तो उसके मृदु व्यवहार की वजह से, या उसकी मृदु वाणी की वजह से, या उसके मृदु स्वभाव की वजह से, यानी उसका एक अट्रैक्टिव उसका फेस होगा या अट्रैक्टिव उसका पर्सनालिटी होगी, पर्सोना होगा, इसे आप कहिए। अब चंद्रमा, चंद्रमा अगर मंगल के त्रिमशांत में अगर होगा, अब मैं सिर्फ मंगल के बोलूंगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि एरीज में बैठा है, स्कॉर्पियो में। मैं शनि के त्रिमशांत में बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मकर या कुंभ में बैठा है। मैं गुरु के त्रिमशांत में बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे धनु या मीन में बैठा है। मैं बुध के त्रिमशांत में बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मिथुन या कन्या में बैठा है। जब मैं कहूंगा शुक्र के त्रिमशांत में, आप समझ जाएंगे कि वो वृष या तुला में बैठा है। तो आप इसका मतलब सिंगल वर्ड से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चंद्रमा अगर मंगल के त्रिमशांत में होगा, ऐसा आदमी बहुत देर से कोई भी डिसीजन ले पाएगा, लेकिन वो स्वभाव से अच्छा होगा, उसको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी, इंडिसाइसिव होगा। अगर वो जो है शनि के त्रिमशांत में होगा, तो ऐसा आदमी, चंद्रमा अगर शनि के त्रिमशांत में होगा, ऐसा आदमी झगड़ालू होगा, गुस्सैल होगा, विंडिक्टिव का मतलब है खुंदगी होगा, दूसरों से बदला उतारने वाला। चंद्रमा अगर गुरु के त्रिमशांत में होगा, ऐसा आदमी समृद्धशाली होगा, सदोगुणी होगा, वो जो है लाइकेबल पर्सनालिटी का होगा, यानी कि लोग उसको पसंद करेंगे और वो खुश होगा। चंद्रमा अगर आपके बुध के त्रिमशांत में होगा, तो ऐसा आदमी का इंटेलिजेंट होगा, यानी बुद्धिमान होगा, और वो इंटेलिजेंट का मतलब तो हो गया कि बुद्धिमान हो गया, और जो वाइस का मतलब हो गया मेधावान, और इसके अलावा उसको आर्टिस्टिक टैलेंट होगा। शुक्र के अगर त्रिमशांत में होगा, तो ऐसा आदमी, चंद्रमा अगर शुक्र के त्रिमशांत में होगा, तो ऐसा आदमी जेंटलमैन होगा, यानी कि बहुत अच्छे स्वभाव का होगा, लिबरल होगा, यानी कि उदारवादी होगा, चैरिटेबल होगा, यानी दानी होगा, और वो दूसरों के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहेगा। आपको मालूम भी है कि चंद्रमा जो है उच्च के प्रभाव रखता है जब वो शुक्र के त्रिमशांत में आता है। अब आप आइए मंगल पे। मंगल में अब इसको याद रख लीजिए, पहला वाला मंगल का है, दूसरा वाला शनि का है, तीसरा वाला गुरु का है, चौथा वाला बुध का है, पांचवा वाला शुक्र का है। अब आपको दिखाई नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो मंगल अगर मंगल के त्रिमशांत में है, तो ऐसा आदमी एग्रेसिव होगा, यानी कि वो काफ़ी जो है, एग्रेशन का मतलब होता है कि सिर्फ साहस से ही मतलब नहीं होता, एग्रेसिव नेचर का मतलब होता है जैसे हिंसक टाइप की प्रवृत्ति होना, एग्रेसिव स्पीच होगी उसकी, हिंसक की स्पीच होगी। वह आदमी जो है साहसी होगा, बोल्ड होगा, लेकिन साथ में ब्रिलियंट भी होगा, यानी दिमाग का अच्छा होगा। अगर मंगल अगर शनि के त्रिमशांत में होगा, तो ऐसा आदमी जो है साहसी होगा, बोल्ड होगा, वो रेडी टू फाइट होगा, यानी कि वो झगड़ा करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। इसके बाद फिर वो अगर गुरु के त्रिमशांत में होगा, तो ऐसा आदमी जो है राज समाज के अंदर वो काफ़ी इज्जतदार होगा, वो उसकी जो है वेशभूषा काफ़ी अच्छी होगी। मंगल, अब देखिए मेरा मंगल जो है ना वो बुध के त्रिमशांत में है। अब ये मेरा मंगल कहाँ बैठा है? चौथे भाव में बैठा है। चौथा भाव में मिथुन के हिसाब से कौन सा पड़ा? कन्या राशि। तो मैं यहाँ पे आ गया, तो अब आप सब लोग जो अपने आप को ढूंढ पाएंगे। तो ये ब्लेस्ड बाय द गुड फैमिली एंड मनी, मतलब ऐसे आदमी को जो है वो देवी एक इस तरह की ब्लेसिंग मिलेगी, अच्छे परिवार की तथा अच्छे धन की। ये धन वाले में जो है मैं पूछूंगा जरूर सुनील जी से कि हॉटलाइन पे पूछें, क्योंकि गुड फैमिली की तो ब्लेसिंग मुझे मिली है।
लेकिन धन जो है जब भी पर्स खोलता हूँ तो बस वो चिल्लर सा गिनता गिनता रहता हूँ। उसके बाद मंगल अगर जो है वो शुक्र के तंत्र में होगा। गुरुजी आप ही ने तो बताया था धन सारे खुल के बताते नहीं है। आपने ही बताया था ये। बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा है, लेकिन मेरे पर्स में तो चिल्लर ही दिखाई पड़ते हैं क्योंकि मेरी वाइफ गायब कर लेती है वहां से, कभी ग्रोफर के नाम पे, कभी बिग बास्केट के नाम से। मतलब गुस्ताखी माफ। तो ये है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपने अच्छा आइडिया दे दिया। थोड़ा पैंट्स में चोर पॉकेट बना के उसमें 2-2 हजार के नोटों के गुच्छे रखूंगा। अच्छा देखिए, मंगल अगर शुक्र की तमचांता में होगा तो ऐसा आदमी शक्तिशाली होगा, ऐसा आदमी बहुत धैर्यवान होगा, ऐसा आदमी मेधावान होगा और उसकी वाइज स्पीच होगी, यानी मेधावी स्पीच होगी। ऐसे आदमी की स्पीच अच्छी होगी। अब इसके बाद बुध अगर मंगल के तमचांता में होगा तो ऐसे आदमी को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी, अपने फॉलोअर्स उसके होंगे, यानी उसके पीछे जो है चलने वाले लोग और उसको बात सुनने वाले लोग होंगे। ऐसा आदमी जो है एक मृदुल स्वभाव का, यानी कि जेंटलमैन होगा। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा आदमी एक सदोगुणी और इस तरह से रिकॉग्नाइज होगा कि वो एक अच्छी प्रकृति का व्यक्ति है। अगर बुध अगर शनि के तमचांता में होगा तो ऐसा आदमी अपनी स्पीच के मामले में काफ़ी कनिंग होगा, यानी कि कौटिल्य वाला होगा, कुटिल स्पीच का होगा। उसकी बातों में और करनी में हमेशा फर्क होगा, यानी वो कहेगा कुछ और करेगा कुछ। अब ऐसे ही हमारे वहाँ पे कुछ नेता भी हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो उसका मतलब उनके उसमें देखना होगा कि बुध उनका शनि की तमचांता में तो नहीं है। तो ये है। तो मैं नेताओं के नाम नहीं लेता यहाँ पे, लेकिन इशारा काफ़ी होता है। तो अब ये अगर बुध अगर हमारा जो है गुरु की तमचांता में होगा तो ऐसे व्यक्ति जो है सदोगुणी होंगे, मृदुल स्वभाव के होंगे, अच्छे लोग होंगे, जेंटलमैन होंगे। उनकी जो है रहने की जो श्रेणी है बहुत अच्छी होगी, वो काफ़ी प्रसन्न किस्म के होंगे। ये बुध अगर बुध के ही तमचांता में होगा तो ऐसे व्यक्ति को जो है लव ऑफ पोएट्री होगी, यानी उसको जो है वो उसको पोएट्री का मतलब होगा काव्य से उसको बहुत प्यार होगा और आर्ट के प्रति उसका झुकाव होगा और वो एक अच्छा जो है वक्ता होगा, अच्छा शास्त्रार्थ करने वाला व्यक्ति होगा, गुड डिबेटर। अब बुध अगर शुक्र के तमचांता में होगा, ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, उसे बहुत से सब्जेक्ट्स आते होंगे, उन सभी सब्जेक्ट्स में उसके नॉलेज का एक अच्छी स्थिति होगी और वो ऐसा आदमी साहसी होगा। अब मेरा देखिए, आप बुध जो है पंचम भाव में तुला राशि में बैठा हुआ है, लेकिन ये नॉलेजेबल वाली बात तो उतनी नहीं आती मेरे उसमें, करेजियस वाली बात तो और भी कम आती है, क्योंकि पटाखा छूटने गुरुजी नॉलेजेबल में तो कोई कमी नहीं है। नहीं, लेकिन पटाखा सुन के तो मैं नहीं बिस्तर में 3 कंबलों के अंदर। नॉलेजेबल में कोई कमी नहीं है गुरुजी। करेजियस में तो ये है कि मैं पटाखे की आवाज सुन के मैं 3 कंबलों के अंदर घुस जाता हूँ। वो फिर किसी दिन देखेंगे। अब जैसे गुरु हैं, गुरु अगर मंगल के अगर तमचांता में होंगे तो ऐसे व्यक्ति जो हैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड होंगे, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आदर सत्कार उनको समाज में मिलेगा, ऐसा व्यक्ति बहुत सदोगुणी होगा, ऐसे आदमी को वर्शिप किया जाएगा, यानी ऐसे आदमी की पूजा की जाएगी। अब सोचने वाली बात है कि गुरु बापू आसाराम जो हैं वर्शिप्ड थे, लेकिन बापू आसाराम का जो गुरु है वो वहां तो D1 में तो मेष राशि का है, तो लेकिन यहाँ पे वो शुक्र की राशि का है, तुला में बैठा हुआ है, मतलब उनका तुला का वो तमचांता है, लेकिन वो मेष को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। लेकिन हाँ, मैंने आपको जैसे बताया कि भाई D1 में अगर हो और D30 में ना हो तो उसका मतलब हाफ प्रभाव तो मिलेगा ही। तो खैर वो वर्शिप्ड ऐसे तो वर्शिप नहीं थे जैसे कि गणेश भगवान हैं या जैसे कृष्ण भगवान हैं या रामचंद्र जी हैं कि जिन्हें पूरा सनातनी धर्म के सभी हिंदू लोग वर्शिप करते हैं, लेकिन एक सेल्फ एक्लेम्ड है, सेल्फ एक्लेम्ड सर धर्मगुरु है ना वो। मेरा कहने का मतलब है कि लेकिन एक बहुत बड़ा तबका तो उनको गुरु के रूप में और वर्शिप तो करता ही था। इसमें फॉलोवर्स तो थे ना उनके, फॉलोअर्स तो थे और फॉलोअर्स तो उनको उनकी पूजा करते ही थे, उनकी आरती करते ही थे।
तो इज्जत भी मिलती है, ऐसा आदमी सदोगड़ी भी होता है, वर्शिप होता है, लेकिन उनका मंगल के तिमशांता में नहीं बैठा, शुक्र की तिमशांता में बैठा है, जो कि यहाँ आता है इजी गोइंग। ऐसा आदमी जो है जिंदगी को बहुत आसानी से जीता है, स्प्लेंडरस होता है, यानी उसके पास धन बहुत होता है, धन का खर्चा भी बहुत करता है, स्प्लेंडरस लिविंग, यानी ऐसा आदमी समृद्धशाली तरीके से रहता है। अब आप आइए इसमें शनि के तिमशांता में अगर वो गुरु होंगे तो ऐसा आदमी योगी होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, यानी कि बहुत अपने ऊपर जो है अनुशासन रखने वाला होगा और मेहनती होगा। अब इसके बाद गुरु अगर जो है गुरु के तिमशांता में होंगे तो ऐसा व्यक्ति जो है काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, वो यानी कि बुद्धिमान सर होता है, साथ में मेधावान होता है, उसके बाद में पैसा होता है और नेम एंड फेम होता है। हाँ विश्वनाथ साहब बोलिए। सर गुरु तो नीच के हो जाएंगे वहां पे शनि गुरु के तिमशांता में। गुरु नीच के कैसे हो जाते हैं सर जी? मकर सर में जाके, मकर में हो मकर में जाते हैं। जाके शनि के तिमशांता में। हाँ नीच के तो हो जाते हैं, लेकिन ये नियम है कि गुरु जो है ना एक स्लो मूविंग प्लैनेट है और शनि भी स्लो मूविंग प्लैनेट है। गुरु जी जो है धर्म के प्लैनेट हैं और शनि भी धर्म के बहुत बड़े लेवल के प्लैनेट है। मतलब शनि का जो धर्म है ना वो रिचुअलिस्टिक नहीं है, दिखावे का धर्म नहीं है, उनका धर्म जो है अष्टांग योग का धर्म है। और गुरु जो है प्रकृति के अनुसार जो है धार्मिक है। तो गुरु जो है शनि के तिमशांता में व्यक्ति को योगी बना देता है, उसको अनुशासित बना देता है, उसको मेहनती बना देता है। ओके ओके। ये यहाँ पे भी इसके बाद आगे आपके वो गुरु 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 के तिमशांता में वो तो ऐसा आदमी जो है बहुत इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा, ऐसा आदमी जो है बहुत मेधावान होगा, ऐसे आदमी के पास में धन की कमी नहीं होगी, ऐसे आदमी का नेम फेम होगा, यानी कि उसके बाद वो जो है बुध के तिमशांता में अगर गुरु होंगे तो ऐसे आदमी की हेल्थ अच्छी होगी। मैं देखिए जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँ, क्योंकि ये इन एनी केस ये टेम्पलेट आपको कल मिल जाना है। मेरे पढ़ने के या वीडियो को देखने के बाद में आप इसको दोबारा पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और ये मैंने आपको ना कैप्सूल फॉर्म में दे दिया है। कैप्सूल का मतलब है आपको सारा तिमशांता आप छोड़ के ना अगर इसी को रट लें, इतने को आप रट लें तो आप बहुत अच्छे जोशी हो जाएंगे। ऐसा गुरु अगर बुध की तिमशांता में हुआ मिथुन में, कन्या में, तो ऐसे व्यक्ति निरोगी काया का होता है। ऐसा आदमी जो है काफ़ी स्ट्रांग बॉडी का होता है, यानी उसके शरीर में जो है शक्ति ज़्यादा होती है। ऐसे आदमी की उन्नत लाइफ होती है, यानी कि लंबी लाइफ होती है। और ऐसा आदमी ब्रिलियंट होता है। ब्रिलियंट का मतलब हो गया कि तेजस्वी होगा। इसके बाद जो है वो अगर शुक्र के तिमशांता में गुरु होंगे तो ऐसा आदमी इजी गोइंग होगा, यानी कि मस्ती करने वाला होगा, और स्प्लेंडर्स लिविंग होगी, यानी समृद्धशाली रूप से खर्च करता हुआ वो जिएगा। अब इसके बाद आइए शुक्र। शुक्र अगर मंगल की तिमशांता में होगा तो हर तरह की हैप्पीनेस व्यक्ति को मिलती है। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत कंटेंटेड, यानी कि ऐसा आदमी जो है बहुत संतुष्टिपूर्ण जीवन जीता है और उसकी अच्छी हेल्थ होती है। अब शुक्र अगर शनि की तिमशांता में होता है तो वो ऐसे व्यक्ति को काफ़ी सब्जेक्ट्स में निपुण बनाता है और इसी प्रकार से व्यक्ति को जो है फेमस बनाता है। फेमस का मतलब है कि ऐसे आदमी को यशस्वी बनाता है। अब शुक्र अगर गुरु की तिमशांता में होता है तो ऐसे व्यक्ति का, अब यहाँ पे आपको जो है इसमें आपको थोड़ा सा, बाकी सारा आपको लॉजिकल लगेगा, यहाँ पे आपको लॉजिकल नहीं लगेगा कि शुक्र जो है वो गुरु को अपना शत्रु नहीं मानते, जबकि गुरु शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं। तो शुक्र अगर गुरु की तिमशांता में है तो ऐसे व्यक्ति का नेचर एग्रेसिव होगा, यानी हिंसक प्रवृत्ति होगी। ऐसे व्यक्ति के मुंह से जो है फूल नहीं झड़ेंगे, गालियां झड़ेंगी, फाउल माउथ। ऐसा आदमी जो है बहुत एरोगेंट नेचर का होगा, यानी घमंडी होगा। अब इसके बाद जो है गुरु के तिमशांता में इतने खराब प्रभाव मिल रहे हैं शुक्र के बैठने पे। शुक्र अगर बुध के तिमशांता में अगर होगा तो ऐसा आदमी लेजी होगा, लिथार्जिक होगा, डिफेक्टिव ऑर्गन्स वाला होगा। यानी शुक्र अगर गुरु के तिमशांता में होगा तो ऐसे बुध के तिमशांता में होगा तो ऐसा आदमी जो है आलसी होगा। लेथार्जी का मतलब होता है कि बहुत आराम तलब होगा, यानी कि काम ना करने की इच्छा वाला होगा और उसके किसी न किसी शरीर के ऑर्गन में कोई डिफेक्ट होगा। इसके बाद जो है शुक्र अगर शुक्र के तिमशांता में होता है तो ऐसे आदमी को बहुत वर्दी चिल्ड्रन, बहुत ही योग्य उसको संतान की प्राप्ति होती है और खुशी की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद आया शनि। शनि जो है ये लास्ट है आपके। शनि अगर मंगल के तिमशांता में हो गया तो ऐसा आदमी रोगी, रुग्ण स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति के शरीर में जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी, यानी कहने का मतलब वो कमज़ोर फील करेगा।
लैक ऑफ स्ट्रेंथ एंड गुड हेल्थ, ये एक सिंगल सेंटेंस है। अच्छी हेल्थ भी नहीं होगी और व्यक्ति के शरीर में शक्ति भी नहीं होगी, उसको शरीर में जो है पेन मिलेगा बॉडी में, कांस्टेंट मेडिकेशन पे होगा ऐसा व्यक्ति, शनि अगर मंगल के तिमचांत में होगा। अब शनि अगर शनि के तिमचांत में होगा तो ऐसा व्यक्ति, अब देखिए ये भी एक खतरनाक बात हो गई कि वो एक्सीडेंट प्रोन हो जाएगा, उसकी अननेचुरल डेथ होगी, उसकी अचानक होने वाली डेथ होगी, उसको प्रॉब्लम जो है मैरिड लाइफ में होगी, उसको जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो थोड़ा फुलिश होगा, यानी कि वो चाइल्डिश होगा, यानी कि वो थोड़ा बुद्धिहीन होगा। तो इसका मतलब है शनि जो है, शनि जब, अब ये अरुणा जी के प्रश्न का जवाब मिल गया कि शनि जब मंगल के तिमचांसा में है तो डिजीज बॉडी दे रहा है, यानी कि रुग्ण स्वभाव, रोगी जो है काया दे रहा है, साथ में व्यक्ति को ना तो अच्छी हेल्थ दे रहा है ना ही उसको स्ट्रेंथ मिल रही है, यानी उसके अंदर जो है शक्तिहीन है, वो उसके शरीर में उसको काफी तकलीफ है, वो कांस्टेंट जो है वो दवाइयों पे वो जीवन व्यापन कर रहा है। और शनि अपने शनि के तिमचांसा में बैठा है तो व्यक्ति को जो है एक्सीडेंट बना रहा है, यानी कि उसका एक्सीडेंट बहुत होगा, उसकी जो डेथ होगी वो अचानक होगी, सडन होगी, अननेचुरल होगी। अननेचुरल डेथ कैसी होती है, जैसे किसी हाथी के पांव के नीचे आ जाना, ये अननेचुरल हो गई। या अष्टम भाव से, हाँ, मतलब जैसे कि कोई आदमी जो है 50 मंजिल से ऊपर से गिर जाए, वो अननेचुरल डेथ है। या कोई आदमी गिरे तो उसके रॉड उसके जो है पेट के अंदर या उसके छाती के अंदर घुस जाए, या गोलियों से मर जाए, या पानी में डूब के मर जाए, ये सब अननेचुरल डेथ है। कि पता चला कि गया तो वो स्विमिंग करने था, लेकिन जाने के पहले वो उसने 2 बियर की बोतल पी ली, तो वहां जाके वो सो गया, नीचे तली में जाके उसको नींद आ गई, तो अननेचुरल डेथ हो गई। तो उसकी जो है मैरिड लाइफ के अंदर में काफी प्रॉब्लम होगी, और उसको जो पार्टनर मिलेगा फुलिश होगा, यानी कि वो बुद्धिहीन होगा। अब इसके बाद शनि जो है गुरु के, अगर तुम चाहते हो, आप लोग सब लोग अपने आप को म्यूट रखिए, बैकग्राउंड में शोर आ रहा है। अगर किसी को शनि अगर गुरु के तिमचांत में होगा तो ऐसे व्यक्ति को मैरिड लाइफ में काफी परेशानियां होंगी, झेलनी पड़ेंगी। ऐसा व्यक्ति मॉरल, उसको स्पाउस मिलेगा, उसको इस प्रकार का जो है मैरिड पार्टनर मिलेगा। जबकि शनि गुरु के तिमचांत में है तब भी जो है मैरिड लाइफ में डिफिकल्टीज दे रहा है, और ऐसे आदमी को मॉरल स्पाउस मिल रहा है, यानी कहने का मतलब है कि उसकी मोरालिटी पे क्वेश्चन मार्क है उसके स्पाउस की, यानी कि मुंह मारता है इधर उधर। लैक ऑफ डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस, यानी उसको जो घर के अंदर जो सुख होता है और हैप्पीनेस होती है और पीस होती है, सुख शांति होती है, वो उसको नहीं मिलेगी। अब इसके बाद शनि जो है, तो शनि के इन विभिन्न तिमचांता में बैठने पे दुख की स्थितियां आ रही हैं, आप देख रहे हैं। शनि अगर अब बुध के तिमचांता में बैठेगा तो आदमी को बहुत जिद्दी बना देगा, कॉम्प्लिकेटेड नेचर का बना देगा, उसकी लाइफ जो एक मिस्ट्री के रूप में होगी, यानी उसकी लाइफ के बारे में कुछ भी बताना या समझना बहुत मुश्किल बात होगी कि वो आदमी है कैसा। अब इसी प्रकार से शनि अगर शुक्र के तिमचांता में होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है दूसरों की पत्नियों की तरफ को देखेगा, मतलब किस तरीके से देखेगा, गलत तरीके से, गलत निगाहों से देखेगा। ऐसा आदमी इमोरल चरित्र का होगा, यानी उसका इमोरल नेचर होगा, उसका जो नेचर होगा वो इमोरल होगा, और वो डिफेम होगा अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की वजह से। बापू आसाराम का किसमें था? सर मरकरी में। मरकरी के उसमें। सर मरकरी छोड़ के सारे खराब रिजल्ट आ रहे हैं इसमें, मतलब इसमें पहला वाला मंगल है, दूसरा वाला शनि है, तीसरा वाला गुरु है, चौथा वाला मरकरी है। मरकरी तो ठीक है, बैठा था मरकरी में स्टबर्न, यानी वो जिद्दी आदमी है, कॉम्प्लिकेटेड नेचर है उनका, नेचर उनका कॉम्प्लिकेटेड होगा, उनकी लाइफ एक मिस्ट्री है। लाइफ लेकिन नेगेटिव मिस्ट्री तो बनी गई है, जी जी, मिस्ट्री तो बनी गई, क्योंकि एक तरफ तो वो गॉड थे और दूसरी तरफ वो इतने निकृष्ट काम के लिए पकड़े गए। सर इसीलिए से शनि की महादशा ना टेस्ट करती है आदमी को, उसका मतलब। बिल्कुल, आपने बहुत ठीक बोला। इसके बाद विद वार्म रिगार्ड्स एंड अफेक्शन, मनोज कुमार भंडारी। अब यहाँ पे हम इसे स्टॉप शेयर करते हैं। हाँ भाई दोस्तों और छात्रों और प्रिय दोस्तों और प्रिय छात्रों, क्या पूछना है? हाँ जी, हाथ खड़ा है स्वाति अहलूवालिया का, बताइए। प्रणाम, मेरा रह गया था सर, प्रणाम सर। जैसे हम ये त्रिमशामशा देखते हैं और हमने इसको समझा, इसमें दिग्बली ग्रह, उसी तरीके से D1 को हम इसको रीड करेंगे सर? बिल्कुल
मतलब इसमें ना ऋषि पाराशर का कोटेशन मैंने इसमें दे दिया है। जिस मैंने आपको बताया, मैं थोड़ी संस्कृत में मेरा हाथ थोड़ा तंग है, तो वो मैं उसको पढ़ नहीं पाया, लेकिन आप अच्छे से पढ़े थे सर, मैंने देखा। मैं आपको एक बात बता दूं कि उन्होंने साफ साफ ऋषि पाराशर ने जिस समय सूर्य और चंद्रमा कब बली होते हैं ये लिखा है। तो साथ में जो लास्ट का सेंटेंस है, स्टैंजा है, उसमें ऋषि पाराशर ने क्लियर कह दिया है कि जैसे बाकी वर्गा चार्ट्स को डीवन चार्ट की तरह पढ़ा जाता है, देखिए ये लागू नहीं होता है होरा पे, क्योंकि होरा में 12 भाव नहीं होते, बाकी सब दो भाव। लेकिन उन्होंने कहा जिस तरह से बाकी डिविजनल चार्ट्स को जो है डीवन चार्ट की तरह पढ़ा जाता है, उसी तरह से उन्होंने स्ट्रेस दिया है कि डीवन चार्ट में जो नियम आप लगाते हैं, डिस्पोजिटर का लॉ लगाते हैं आप इसमें नीच के ग्रहों का लगाते हैं, उच्च के ग्रहों का लगाते हैं, नीचभंग राजयोग का लगाते हैं। अब आप ये समझिए कि किसी का सपोज हंस पंच महापुरुष योग अगर त्रिमशांसा में बन रहा है, हंस कैसे बनेगा? हंस कैसे बनेगा कि गुरु अगर स्वग्रही हो, यानी कि या तो मीन में बैठा हो, धनु में बैठा हो, या गुरु अगर कर्क राशि में बैठा हो, केंद्र में बैठा, राहु के तो एक्सेस बना हो, तो पंच महापुरुष योग बन गया। अगर पंच महापुरुष योग अगर उसमें बन गया, चाहे वो मलव्य बने, चाहे रुचक बने, चाहे शश बने, कोई योग बन जाए, भद्र बने, तो उसे पंच महापुरुष योग का पूर्ण प्रभाव मिलेगा D30 चार्ट के अंदर। लेकिन अब नियम क्या कहता है, वो इन्होंने साफ साफ ऋषि पाराशर ने एक दूसरे स्टैंजा में कह दिया कि वो उन्होंने क्लियर, क्यों मैं कोट कर रहा हूं बृहत पाराशर होराशास्त्र को, क्योंकि हमारे बहुत से छात्रों के बाद बृहत पाराशर होराशास्त्र बैठ है, और बृहत पाराशर होराशास्त्र क्योंकि उनके पास में ओरिजिनल भी है, उनके पास में जो है बहुत से ट्रीटीज लिखने वालों के द्वारा भी है, तो वो इस बात को समझ पाए ताकि कि इसमें साफ उन्होंने कह दिया कि एक तो D1 की तरह से आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वही ग्रह अगर D1 के अंदर सुदृढ़ है, डिग्निफाइड है, और D30 में खराब है, तो रिजल्ट आपको 50% मतलब हाफ रिजल्ट, ग्रेड्स कम हो जाएंगे, ग्रेड्स कम हो जाएंगे। अगर दोनों में अच्छा है तो उसका मतलब 100% आपको ग्रेड्स मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि अगर D30 के अंदर में अच्छा है और D1 में खराब है, तो भी आपको जो है बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन जो फाइनल फैसला है वो D30 चार्ट करता है, D30 चार्ट बेसिकली। सर जैसे कि इसके अंदर एक, जैसे मैं अपना ही देख रही हूँ, और मेरा कन्या राशि से त्रिमशांसा बन रहा है, उसमें लगन पे जुपिटर है, दसम में सूर्य है, सातवें में शुक्र है उच्च के, और शनि भी है। तो ये जैसे ही त्रिमशांसा बन रहा है, तो हम इसको अरिष्ट कम मानेंगे कि अरिष्ट कम? नहीं, आपको ना स्वाति ये देखना होगा कि ये जो ग्रह आपने डिस्क्राइब किए कि गुरु आपके लगन में है और आपके सूर्य आपके दसम में है, और आपने ये बताया कि आपके शुक्र उच्च के हैं सप्तम में और शनि के साथ बैठे हैं, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका कन्या का त्रिमशांसा है। कन्या के त्रिमशांसा के अंदर शनि जो है सस्टेश हो जाते, उन्हें पंचमेश होने का कोई फायदा नहीं है। सस्टेज होने का उनको जो है बहुत, क्योंकि त्रिमशांसा किस चीज का विस्तार है? छठे भाव का। तो अब ये त्रिमशांसा में चूंकि आपके वो छठे भाव के लॉर्ड होके आपके पति के भाव पे बैठ गए, तो यानी पति को बहुत स्ट्रेसफुल बना देंगे। और सर अगर और शनि अगर सप्तम भाव में हुए, आप सप्तम में ही तो बोल रहे हैं शनि को। हाँ जी सर, शनि को आप सप्तम में ही तो बोल रहे हैं, तो छठे, तो वो सप्तम भाव में किसके लॉर्ड हैं? छठे के लॉर्ड, छठे के भाव के। तो छठे भाव के लॉर्ड होने की वजह से, वो शुक्र उच्च का होने की वजह से पति तो आपको बहुत ही सोना पति मिलेंगे। सोने पति, सोना पंजाबी में बोलते हैं, सोने का मतलब जानती है ना, तो सोने में सुहागा वाला जैसे। तो बहरहाल आपको पति तो बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन क्या है कि वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट होंगे, स्ट्रेसफुल होंगे, क्योंकि छठे का लॉर्ड वहां बैठ गया। छठे का लॉर्ड जो है ना, वो इसमें 6, 8, 12 के लॉर्ड्स जहां जहां बैठते हैं वहां पे काफी नुकसान करते हैं। लेकिन आपके जो है ना चतुर्थेश हैं, आपके मतलब द्वादशेश हैं आपके सूर्य, अब द्वादशेश होके सूर्य आपके दसम भाव में बैठे, तो इसलिए क्या है कि वो आपके कामों को बदलवा देंगे। कभी आपको सोशल वर्कर बनवा देंगे, कभी आपको जो है ज्योतिषी बनवा देंगे, कभी आपको ज्वेलर बनवा देंगे, कभी आपको सर आज NGO का भी बना दिया। वाह 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 वाह।
इसका मतलब है, मैं वो सुनील जी से कह रहा था कि मेरा जो है आज्ञा चक्र खुल रहा है। सर आज 10 साल पुरानी एक एनजीओ थी मेरे हस्बैंड की, तो उसकी उन्होंने पोस्ट दे दी कि इसको थोड़ा सा तुम चलाओ, तो आज ये एक नया काम आ गया। तो आपने वही बोला तो मैंने आई कैन रिलेट टू दिस सर। ओके, हाँ विश्वास साहब बोलिए। धन्यवाद सर। गुरुजी, इसी के अंदर मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा। जिस तरह स्वाति जी ने पूछा है, तो इनका शनि तो सप्तम भाव में दिग्बली है। नहीं, दिग्बली तो है, लेकिन वो ना लॉक स्टॉक बैरल ऊपर जाएगा। दिग्बली होके वो आयु तो प्रदान करेगा वैवाहिक जीवन को, जी दिग्बली होने का भी फल देगा, यानी आयु तो देगा वैवाहिक जीवन को। दूसरा, विवाह वो जल्दी करा देगा। स्वाति की जो शादी है मेरे हिसाब से 23 में, 22 में, 21 में या 24 में या 25 में हो गई होगी। सर 19 में 19 में हो गई, बाप रे बाप, मतलब 19 में हो गई, मतलब सरकार को पता चल जाए तो मतलब हल्ला हो जाए। नहीं, वो I did 18 my I did my education after my पूरी BA में सब कुछ बाद में किया अच्छा, मैंने। मुझे मेरी जनरल नॉलेज बहुत पुअर है, मुझे तो ऐसा कुछ ध्यान था कि लड़कियों की शादी 21 साल की है। नहीं, 18 वर्ष है सर। फिर तो ठीक है, फिर तो आपको जी। कोई डर ही नहीं है। तो बहरहाल आप समझे ना, शनि के दिग्बली होने का ये फल मिला आपको, शुक्र के उच्च होने का, कि आपका विवाह आपका बहुत जल्दी हो गया और आपके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, जो कि बिल्कुल आपके बराबर ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आपको यूं समझना होगा कि शनि का सस्टेज होने का भी आप पर असर आएगा। तो सस्टेज होने का असर ये आया है कि पति के एक तो फाइनेंसेस को अप डाउन करेगा, दूसरा पति के काम को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, तीसरा जो है वो पति को जो है थोड़ा हल्का सेपरेटिस्ट भी बना देगा। सेपरेटिस्ट का मतलब मैं ये नहीं है कि वो आपको नहीं प्यार करेंगे, प्यार तो करेंगे दिग्बली होने की वजह से, लेकिन सेपरेटिस्ट होने का कारण ये होता है कभी कभी कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा काम में मशगूल हो जाता है और उसकी वजह से वो जो है तवज्जो नहीं दे पाता। संत प्रकृति के हैं। नहीं, इनके पति मेरे ख्याल से पॉलिटिशियन है, जैसा जहां तक मुझे पता चला है। सर एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, ही इज वर्कaholic। वर्कहॉलिक। आपके वैसे हस्बैंड कुछ पॉलिटिक्स में भी है ना, हल्के हल्के से? सर माय होल फैमिली इज हाँ। आई एम मेयर, मैं मेयर की डॉटर इन लॉ हूँ सर मेरठ में। हाँ, तो फिर आप मेरे को राजजोशी घोषित करवा देना। जब आपकी सरकार आ जाए। सर दोनों सरकार घर में ही है, एक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही है। माय हस्बैंड इज इन अच्छा सीमा जी, आप कांग्रेस। पूछिए। हाँ जी, विश्वमित्र साहब आपने हाथ खड़ा किया है, चलिए पूछिए। सर मैं कह रहा हूँ, जैसे आसाराम बापू वाला केस है सर, हम्म, जैसे इनका शनि जो है ना, जो उच्च का, तो जैसे उन्होंने नयन जी ने बोला कि उच्च का हो रहा है शनि, शनि कहाँ त्रिकोण में उच्च बैठा का हुआ हो है रहा है? शनि तो नीच का है, शनि तो सर। नवमांशा में उच्च का है। हाँ मतलब क्वालिटी ऑफ शनि में मैं गौज कर रहा था एक्चुअली इनके की। और सर जितना इन्होंने मतलब इतना एंजॉय किया लाइफ में, कोई ना कोई पंच महापुरुष तो बनना चाहिए था इनकी लाइफ में, जो कि जैसे आप बता रहे हैं कि इन्होंने इतना टाइम अच्छा बिताया है। मतलब शनि तो खैर आया है टाइमली, तो कुछ इनको सिखाने आया है या उनको किए हुए कि मतलब वो देने आया है ना। नहीं, इनकी बस। कुंडली में पंच महापुरुष कोई भी नहीं बनता। पंच महापुरुष योग वाले लोगों का ना बहुत ही डिफरेंट किस्म की प्रकृति हो जाती है। जैसे आपने हिटलर की कुंडली आपने दशा के दौरान की थी, तो उनका रोचक पंच महापुरुष योग बनता था हिटलर की कुंडली में। तो जी। आपने देखा कि वो एक सेनापति के रूप में पूरे वर्ल्ड को विजय करने के लिए निकल पड़े। अलेक्जेंडर द ग्रेट की हॉरोस्कोप में रोचक महापुरुष योग बनता है। जैसे मेरे हिसाब से जो है, जो हमारे CDS विपिन रावत साहब थे, उनकी कुंडली में भी रोचक महापुरुष पंच महापुरुष योग बनता है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो अभी तक कुंडली जो मुझे समझ में आई है, तो पंच महापुरुष योग में ना वो उस क्षेत्र विशेष में व्यक्ति, आप एक बात देखिए कि बापू आसाराम जो उठे हैं लाइफ के अंदर, वो पॉलिटिशियंस के हवाले के पैसे को संभालते हुए उठे हैं। मतलब आप ये देखिए ना, मनी लॉन्ड्रिंग का जो चार्ज है वो इनके ऊपर आज का नहीं है, गुरु की महादशा से ही है। सर मतलब लग्नेश नीच का होने के बावजूद ये स्थिति है। लग्नेश नीच का इसीलिए तो लॉन्ड्रिंग करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग, इसीलिए तो सरकारी जमीनों पे कब्जा करते थे। भाई एक बात ये आप ये बताइए कि कहीं गए कई जगहों पे जहां इनके बुलडोजर चढ़े हैं,
वो इनके संस्थान का वो लैंड था ही नहीं, वो तो लैंड ही गवर्नमेंट का था। हाँ, उसमें रिज उन्होंने रोड आश्रम पूरी बना लिया। रिज रोड पूरी पकड़ी हुई है इन्होंने इसीलिए। बहुत ज्यादा, बहुत से पकड़े गए। इसके अलावा आप ये देखिए, देखिए ऐसा है ना, बापू आसाराम को ने राजाओं की तरह तो जीवन व्यतीत किया है, इसमें तो दो राय नहीं। हाँ, कि वो बिल्कुल। 66 साल तक, मतलब अगर जी। आप विकिपीडिया में जाएं तो 66 ईयर्स तक ये वर्शिप्ड रहे, और 77 साल की उम्र में जाकर इनको जो है इतना ज्यादा एकदम निकृष्ट प्रभाव मिला। और जी, आप जी। ये देखिए कि आज ये करीब करीब बापू आसाराम का केस ही चला करीब करीब 4 साल 5 साल तो केस चला, जाके अप्रैल 2000 मतलब सितंबर ऑफ 2013 में अरेस्ट हुए। उसके बाद केस चलता रहा। जो इनका फैसला है वो 2018 के 24 मार्च को आया। तो इसका मतलब 5 साल का हुआ है। जितने भी की विटनेसेस थे उनमें से 4 की विटनेसेस को जो है वो बेरहमी से मार दिया गया। जी, जी। और उनके जो आयुर्वेदाचार्य थे प्रजापति, वो भी मार दिए गए। तो काफी सर वही लोग, मैं एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि अखिल जैसे ना गुप्ता, सैटर्न का जो त्रिशांशा आ रहा है इनका, उसमें उनका डिस्पोजिटर भी नीच का हो रहा है। मतलब हाँ, कहने का मतलब, तो मतलब चलो शनि तो सर, लेकिन पूरी लाइफ इन्होंने ना, मतलब कुंडली में मैं वो ढूंढ रहा था कि इतना एंजॉय कैसे किया इन्होंने। जो चलो मेन विटनेस था अखिल गुप्ता, उसको मार दिया गया। और जी, जी। इसके अलावा जो एक एलआईसी का एजेंट, जो एलआईसी के एजेंट इनके भक्त थे और इनके साथ में रहते थे, उनके बच्चे भी पढ़ते थे, उनको भी मार दिया गया, एलआईसी के एजेंट को। और इसके अलावा इनके की आइट थे, उनको भी मार दिया गया। और प्रजापति जो इनके वैद्य थे, जो इनको सूर्य की मतलब स्वर्ण की भस्म खिलाते थे चिर यौवन बनाने के लिए, और उन्होंने उसका स्टेटमेंट भी दिया था, उनको भी मार दिया गया। यानी उनको आके उनको गोली मार दी गई। तो कहने का मतलब है कि इतना सब होने के बाद, लेकिन आप देखिए कि अल्टीमेटली, लेकिन मैं एक बात मैं आपसे वो कहूँगा कि ये बात ना फिर भी डिबेटेबल रहेगी कि ये असली में इस पर्टिकुलर केस में ये इन्वॉल्व थे या नहीं थे। ये बात जो है थोड़ी सी मतलब मुश्किल है। वैसे अजय लांबा की किताब आई है। अजय लांबा जो आजकल एडिशनल कमिश्नर पुलिस हैं जयपुर में, जी, और जो जिन्होंने अरेस्ट किया था अजय लांबा, उसमें डीसीपी थे। उन्होंने जी। इनका सारा केस इन्वेस्टिगेट किया था जयपुर से। तो उन्होंने एक किताब निकाली है बापू आसाराम के उस पे। तो वो किताब जो है 350 रुपए की है। तो हम्म। अमेज़न में अवेलेबल है। वो पढ़ने से आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से इवेंट्स हुए थे। इसमें जो है जितने पुलिस वाले थे, पुलिस वालों के, इसमें एसएचओ के घर वालों को भी जो है धमकी दी गई थी जान से मारने की, इन सब की। काफ़ी मतलब परेशानियों के साथ में ये केस चला था। और हम्म। विटनेसेस वगैरह को, वो जो सूरत की जो लड़कियां थी, उनको इतना ज़्यादा डरा दिया गया था कि इनमें से जो बड़ी बहन जिसने बापू आसाराम पे चार्ज लगाया था, वो हॉस्टाइल विटनेस हो गई थी। उसने कोर्ट के अंदर उसने गवाही दी कि मुझे पुलिस वालों ने जबरदस्ती ये गवाही दिलवाई थी। बहरहाल सर कहने राहु, हाँ, ठीक है सर, राहु का प्रभाव दिख रहा है। का तो बहरहाल कहने का मतलब है कि बापू आसाराम को आज भी बहुत से लोग पूछते हैं। तो हमें ना उनके बारे में कोई अपशब्द तो नहीं बोलने हैं, लेकिन हमें ये एक सिर्फ हम ना एक एनालिटिक्स कर रहे हैं तो इस सर मरकरी की क्लियर दशा आएगी कर। तो निकल लेंगे बापू जी, हाँ, मरकरी की दशा तक तो अभी मेरे निकल ख्याल से लेंगे। 86 वर्ष के हो गए हैं मेरे ख्याल से, या हाँ, मतलब 82। टाइम पूरा हो गया है इनका। क्योंकि इनको जो जेल मिली है ना, वो इनको जो इम्प्रिजनमेंट है वो फॉर लाइफ मिली है। फॉर लाइफ का मतलब है जब तक कि उनकी लास्ट ब्रेथ होगी तब तक हम्म। उनको इम्प्रिजनमेंट मिली है। और जो इनके साथ के जो 2 आइट्स थे, एक लड़की और एक लड़का, हम्म। उसको जो है 4 में से 2 को छोड़ दिया गया, 2 को 20-20 साल की सजा हुई है। आप में से किसी और ने D30 पे कुछ पूछना हो? सीमा जी आपने, रत्ना जी आपने, राजेश पाराशर साहब आप, नितिन शर्मा जी आपने, पैर पे सर बैठना, पैर पे बहुत मारती दीवार पे पैर सर पे। सैटर्न के तो हर जगह बैड इफेक्ट्स हैं। किसी भी त्रिशांशा में बैठेगा वहीं पर ही बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं। कोई कहीं पर भी किसी भी राशि में सही नहीं है। मेरा मरकरी में है। ऐसा है। मैं आपको एक बात ये बताऊंगा सीमा जी, कि जो इसके ऊपर ना ओवरराइटिंग फीचर क्या है, इसके ऊपर ओवरराइटिंग फीचर ये है कि ऋषि पाराशर ने ये बोला है
और मैं आपको दोबारा इसको पढ़ देता हूँ। उसमें उन्होंने इसमें क्लियर कट बोला है। कहाँ गया मेरा 25वें वाले में मैंने ये आपको डाला है, जो इसके ओवर राइटिंग है। ओवर राइटिंग करते हुए वो क्या बोलते हैं, उन्होंने ये बोला है कि जब भी कोई ग्रह स्वत्रिमशांसा पे हो, अगर कोई भी ग्रह अगर स्वत्रिमशांसा पे होगा, तो ये साफ उन्होंने बोला है, स्वत्रिमशांसा गता ग्रह विधाते तत्कारक तोदितम तत्रेयोकापि सुहाद गृहस्थ्यातु स्वक्षेत्री युक्तम नृपम। इसका मतलब है कि कोई भी प्लैनेट अगर अपने ही त्रिमशांसा में बैठा होगा, तो ऐसे प्लैनेट के जो सिग्निफिकेशंस होते हैं वो सबसे अच्छे उस व्यक्ति के जीवन में अपने सिग्निफिकेशंस और अपने भावों के लॉर्डशिप के सिग्निफिकेशंस दिखाई पड़ते हैं। ऐसा अगर 2 से ज़्यादा ग्रह अगर इस तरह के होंगे, तो व्यक्ति की स्थिति जो है राजाओं के समान होती है। अब इसमें आपको सूर्य, आप देखिए बापू आश्रम की कुंडली में आप सूर्य को आप स्वक्षेत्री मानेंगे, उच्च के हैं, तो उच्च का प्रभाव उनको दिया ना, उनको बिल्कुल नृपतुल्य तो बनाया है, राजाओं की तरह तो बनाया है। लेकिन चंद्रमा, बापू आसाराम की कुंडली में चंद्रमा स्वक्षेत्री नहीं है। चंद्रमा उनके कहाँ के हैं, एक मिनट कुंडली खोलनी पड़ेगी। धनु में है ना, त्रिशांसा में चंद्रमा। चंद्रमा धनु के त्रिशांसा में है जी। यस सर, धनु के और D1 में भी धनु में ही है जरूर। हाँ, तो अगर वो धनु के त्रिशांसा में अगर चंद्रमा है, तो मैंने आपको धनु के त्रिशांसा में बताया था, ऐसा आदमी समृद्धशाली होगा, ऐसा आदमी जो सदोगुणी होगा, ऐसे आदमी को पसंद करेंगे लोग, और ऐसा आदमी खुश होगा, सुखी होगा। ये यानी कहने का मतलब है कि हमें ये भी समझना है कि किस तरीके से त्रिमशांसा वर्क करता है। लेकिन आप लोगों को त्रिमशांसा पे ना इतना मटेरियल दे दिया गया है कि मैं इस बात पे पूरी तरह से कन्विंस हूँ कि आने वाले समय में आप लोग और कोई चार्ट देखें ना देखें, आपने जो है बंदे का सीधे त्रिमशांसा खोल लेना D1 के पहले ही। सर एक वीपी गोयल सर की वीडियो में और उनकी बुक में भी मेंशन है कि D9 में या त्रिमशांसा में अगर शनि सप्तम भाव में बैठे हो तो उनको अपने इन लॉ से बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, स्पाउस को। तो ये मेरा इसलिए, क्योंकि ये या तो ये रूल मतलब ओके नहीं है, या फिर ये 6th हाउस का लॉर्ड है, इसलिए शनि अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा मेरी। हाँ, ये तो है। देखिए बीपी गोयल साहब के जो वीडियोस होते हैं, उन वीडियोस में ना वो थोड़ी सी चीज बताते हैं, बाकी चीज जो है वो अपने उसके लिए रख लेते हैं, क्या बोलते हैं, अपने जो उनका कॉन्फ्रेंस, जो उनके वो कोर्स करते हैं ना, उस कोर्स के लिए वो बाकी रूल को रख लेते हैं। वो स्वयं इस बात को बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैं सारी बात तो नहीं बताऊंगा, मैं कुछ क्योंकि आज ही सर मैं त्रिमशांसा कर रही थी उनका, तो उन्होंने उसमें बोला है कि D9 में अगर शनि बैठ जाए, तो जो लोग कहते हैं कि 7th हाउस में शनि का बैठना मैरिटल लाइफ को खराब करेगा, बट एट द सेम टाइम वो अच्छी करेगा, क्योंकि वो उसको बहुत रिस्पेक्ट देगा इन लॉज की साइड से। मैं बस इसके तो आप बताइए आपको क्या अनुभव हुआ है? सर बहुत रिस्पेक्ट मिलती है इन लॉज की साइड से हस्बैंड को। तो आपके हस्बैंड को, मतलब आप हस्बैंड की कुंडली की बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, ये मैं अपनी कुंडली में ही देख रही हूँ, अपनी कुंडली से देख रही हूँ, क्योंकि स्पाउस वाले 7th हाउस में शनि और शुक्र है ना, शुक्र उच्च के हैं और शनि है। अपनी कुंडली से सप्तम भाव देख रहे हैं ना आप? अच्छा, मैंने पूछा तो इसका मतलब है कि वो ठीक कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ठीक प्रभाव मिल रहा है, लेकिन छठे का दोष तो आपको मिल ही रहा है ना कि वो वर्कहॉलिक हैं। हाँ जी सर, मैं वही दोनों चीज को रिलेट कर रही थी, दोनों ही फॉर्मूलेस अप्लाई करके देख रही थी, एंड इट्स कमिंग आउट। मैं इसको बंद करूंगा एक बार, आप इसको इस पे, ये वर्गोत्तम इनका लगन है, गुरु इनका स्वग्रही है, चंद्रमा केतु के साथ में है, राहु इनका 10th हाउस में है, सूर्य इनका 12th का है, शुक्र इनका वर्गोत्तम है और शनि इनका उच्च का है। ये तो इनके नवमांश की स्थिति है। और बापू आसाराम का तुला का इनका वो बनता है, जिसमें कि शुक्र इनका जो है सूर्य के साथ में सप्तम में है, राहु केतु 12th में है, बुध और मंगल इनके छठे में है, चंद्रमा इनका गुरु के त्रिमशांसा का है, शनि इनका बुध के त्रिमशांसा का है।
बुध के सर त्रिमशामसा में क्या रिजल्ट आते हैं आपने देखे? जी, बुद्ध के त्रिमशामसा में सर वो स्टबर्न हो जाता है ना, हाँ, जितनी लाइफ इज अ मिस्ट्री, लाइफ इज अ मिस्ट्री। लाइफ से मिस्ट्री, वो मिस्टीरियस हो जाती सर इसमें प्लेस क्या था सर इनका, बापू का जगह का इनका? है। इनका इनकी जो चार्ट है वो मैंने आप लोगों को लिखवाया नहीं। इनका चार्ट है सिंध का, सिंध पाकिस्तान के हैं ये, पाकिस्तान में पैदा हुए थे। पंजाब डाल दूं सर इसमें क्या? नहीं, नहीं, पंजाब से नहीं आएगा, आपको पाकिस्तान, सिंध और बरानी डालना होगा, BERANI। एक मिनट, पाकिस्तान बरानी, बरानी, BERANI। सही क्या है? BERA RANI। BERA। अभी आपके फादर की तबीयत अब कैसी है? सर बेटर है, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब अभी टाइम लगेगा थोड़ा और। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, नितिन शर्मा जी, आपने कुछ पूछना हो, रत्ना जी आपने कुछ पूछना हो, क्योंकि अब D30 पे अब आगे किसी क्लास में कोई बात मैं नहीं करूंगा। अब मैं आप लोगों को D7 कराऊंगा अगली क्लास में, और उसको भी डिटेल में अच्छी तरह कराऊंगा। और जो D12 है वो सुनील जी ने मेरे हाथ से ले लिया है, और ही इज़ द बिग बॉस, क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया था D12 के बारे में। उन्होंने कहा कि D12 इज एक्चुअली इज अ वेरी स्पिरिचुअल चार्ट। सुनील जी ने मुझे D12 के बारे में थोड़ा बहुत बताया, तो उन्होंने कहा कि ये जो D12 है, ये D12 सिर्फ माता पिता के लिए नहीं है। इसमें D12 में चूंकि इसके जो देवता हैं उनमें एक देवता जो है अही भी है, अही का मतलब सर्प। इसके जो देवता हैं उनमें सर्प जो है को भी जो एक स्थान दिया गया है। तो D12 बहुत ही स्पिरिचुअल चार्ट है। उन्होंने कहा इट इज एज स्पिरिचुअल चार्ट एज D60। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको संडे को पढ़ाऊंगा सब लोगों को। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ना उनसे पढ़ लें। अब यह है कि अगर आप चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा नोट्स दे दो, तो मैं आपको जो उन्होंने पढ़ाए हैं उसमें ये D12 का मैं नोट्स बना के 2 पेज का दे दूंगा आपको। लेकिन जो अध्यात्म के क्षेत्र में सुनील जी जो पढ़ा सकते हैं ना, वो मैं जो है ना बिल्कुल एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की तरह हूँ। तो मेरे साथ में क्या होता है कि मैं बहुत फैक्चुअल्स में चलता हूँ और बिल्कुल साइंटिफिक वे में चलता हूँ, लेकिन उनका जो है ना बड़ा आध्यात्मिक रुख रहता है। तो वो जब ये D12 को पढ़ाएंगे आपको, तो वो बहुत ही खूबसूरत पढ़ाएंगे, क्योंकि D12 में ना ये चूंकि हमारे संस्कार बनाता है, तो ये पूरा संस्कार जो हमारा बनता है, पितृदोष और ये सारी चीजें, तो ये मतलब ये सिर्फ इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दी पेरेंट्स, इट इज ऑल्सो अबाउट द ग्रैंड पेरेंट्स, इट इज ऑल्सो अबाउट देयर ग्रैंड पेरेंट्स। ये मतलब ये एक आपकी फैमिली लीनिएज को बता रहा होता है, इसलिए बहुत आध्यात्मिक चार्ट है। इससे आपको पता चल जाता है D12 से कि किस तरह के रोग आपके जीवन में, किस तरह की घटनाएं आपके जीवन में आने वाली है। तो सुनील जी उस पर प्रकाश डालेंगे और बड़े आध्यात्मिक तरीके से पढ़ाएंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे फल देगा। हाँ, किस भाव से क्या देखते हैं उसका मैं आपको एक मॉड्यूल, आपको रिटन मॉड्यूल दे दूंगा, और मौका लगा तो मैं आपको उसका भी D20 का भी बता दूंगा। वही मैं आपको रिमाइंड कर रही थी, D20 का आप एक बार मेंशन कर रहे थे सर। हाँ, वो करा दूंगा। सर D60 के भी 60 वो कुछ बताए थे कि हाँ, गॉड्स जी, गॉड्स वो भी चाहिए थे। अच्छा, एक बार ठीक है। वैसे आपको D30 में तो सर इतना इंफॉर्मेशन है, अब हम रीड कर लेंगे। नहीं, D30 तो मैं आपको बताऊं कि मैंने जिस चार्ट की ना अहमियत को समझा है, उस चार्ट की अहमियत को समझने के बाद मैंने उस पर ना उतना ही ज्यादा आपको मटेरियल दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपने दशाओं के प्रारूप को समझना है, अगर आपने समझना है कि आपके जीवन में किसी क्षेत्र विशेष में कमी क्यों आ रही है, अगर आपने समझना है कि आपकी एजुकेशन में क्यों ब्रेक आया, अगर आपको ये समझना है कि अभी जैसे मैं एक सज्जन है हमारे BNI के मेंबर है, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल के, उनकी मैं कुंडली देख रहा था, तो उनके 3 विवाह टूट गए, और हर विवाह में उनको जो है, पहले विवाह में 30 लाख रुपए उनको देने पड़े, दूसरे विवाह में तो उनका सेटलमेंट जो है वो 21 लाख पे हो गया। जो तीसरा विवाह हुआ है, वो तीसरे विवाह में उनको
पता चला कि उनकी पत्नी जो ब्यूटी सैलून चलाती थी, ब्यूटी सैलून ना चला के स्पा चलाती थी, और स्पा चला के वो हाई सोसाइटी कॉल गर्ल थी। तो वो जब स्पा पे जब रेड पड़ी तब पता चला उनको कि ये तो यार ये तो पकड़ी गई। तब वो पुलिस वालों के पास में गए तो उनको पता चला ये तो आज से नहीं, तो बड़ी हाई सोसाइटी की कॉल गर्ल पहले से ही है। अब उस लेडी ने, ये जब डाइवोर्स में गए तो उस लेडी ने इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस, अननेचुरल सेक्स, डावरी का केस, और मतलब पुलिस के इतने केस कर दिए कि इनको पुलिस कमिश्नर से जाके मिलना पड़ा। तो तब इनका अरेस्ट नहीं हुआ। 498 में वैसे अब अरेस्ट भी नहीं होता। मदन गोकुर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे 498 में, लोकुर सर, लोकुर मदन लोकुर, जो आजकल फिजी के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, फिजी में है ना, फिजी के सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए मदन गोकुर। उन्होंने जो है साफ साफ इसमें रोक लगा दी कि 498 जो ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या डावरी का केसेस है 497, इनमें आप अरेस्ट नहीं कर सकते उनके परिवार के लोगों को। तो लेकिन उनके लिए अब अगर उस चार्ट को अगर हम देखें, उस चार्ट में शुक्र जो है अष्टमेश होकर राहु और केतु के बीच में वहां सप्तम भाव में आया हुआ है। तो 3 मैरिज उनकी खराब हो चुकी है, और 3rd मैरिज में तो ऐसे बुरी तरह से फंस गए हैं बेचारे कि मतलब वो लेडी जो है, उस लेडी के उनके हिसाब से नाजायज संबंध जो है पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ भी है। पुलिस वाले उन पे इतना दबाव डाल रहे। तो आपने D30 चार्ट को, अब मैं चूंकि D30 चार्ट पढ़ा रहा था तो मैंने D30 चार्ट को ही देखा। मैं आपको उनका नाम वाम हटा के, वो सब हटा के मैं आपको वो चार्ट दिखा दूंगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि D30 चार्ट साफ साफ ये बड़ा लाउड एंड क्लियर बोल रहा है कि उनके साथ में इस दशा के अंदर किस तरीके से परेशानी आएगी। अब 3 उनकी मैरिज टूट चुकी हैं, और बहुत बड़े मतलब कम से कम 300 करोड़ के अधिकारी हैं वो। और इस लेडी ने, उनका जो मकान है, जो कम से कम 24 करोड़ से ऊपर का मकान है, एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि भाई स्त्री का जब तक डिवोर्स नहीं होता तब तक वो मकान में आधे मकान को शेयर करेगी। तो उसने वो भी डाल दिया है कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर। तो यानी कहने का मतलब है कि वो बहुत परेशानी के अंदर में फंस चुके हैं। तो ये बातें जो है ना उनकी D1 चार्ट से, D9 चार्ट से और D30 चार्ट से बिल्कुल वाइड एंड क्लियर आती है कि उनको इस तरह से स्त्री का, उनको दुख से उनको गुजरना पड़ेगा। ये तो यानी कभी कभी ना बहुत से मासूम लोग भी फंस जाते हैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से। तो ये D30 चार्ट को इसलिए हमने, देखिए ऐसा है ना, जिंदगी के अंदर आप याद रखिए कि आपके पास ना हर तरह के केसेस आएंगे। जैसे केस मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े एक्सट्रीम लेवल के केसेस होते हैं, और एक्सट्रीम लेवल के केसेस ही आपको जो है ज्यादा अच्छा ज्ञान देते हैं। जैसे बापू आसाराम के साथ में जो केस हुआ है वो एक्सट्रीम लेवल का, मतलब एक आदमी जो वर्शिप था, वर्शिप से एकदम से वो उतर के जेल के यात्रा में चले गए। इसी प्रकार से जैसे मैं अपने इन सज्जन का केस आपको बता रहा हूँ, ये मतलब आप ये समझिए कि ना पुलिस की रेड पड़ती स्पा में, ना उतनी लड़कियां पकड़ी जाती, ना वो जो ये पता चलता कि साहब ये तो हाई सोसाइटी कॉल गर्ल। तो अब ये बात होने के बाद मैं डिवोर्स की तरफ गए। अब जज जो है क्यों नहीं लीनियंट हो रहा, क्योंकि वजह यह है कि पुलिस वालों ने केस जो है इनके अगेंस्ट बनाया हुआ है, और वो पुलिस के सारे अधिकारी इस लड़की के साथ में सोते हैं। तो अब इतनी बुरी हालत से वो गुजर रहे हैं। तो ये, तो बहरहाल कहने का मतलब है कि कभी कभी बहुत से लोग ना बड़े मासूमियत के होने पे भी फंस जाते हैं। इस वजह से D30 चार्ट को आपने बहुत अध्ययन करना होगा, और D30 चार्ट से ही आपको पता चलेगा। आप देखिए, अगर मैं अपने D30 चार्ट को नहीं देखता, क्योंकि मेरे को केतु में बुध की दशा आ रही है, और बुध मेरा कहाँ बैठा है, पंचम भाव में, तो आते ही दशा में क्या हुआ आपको याद है। उस समय नवमांशा की क्लास चल रही थी, मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, उसका पटेला टूट गया, ये प्रदीप डल्लेला सबको याद होगा। फिर मैंने बच्ची की हॉरोस्कोप भी मैंने जो है शेयर की थी। तो वहीं से मेरे दिमाग में जो है ये बात कौंध गई कि ये तो बुध मेरा षष्ठेश है, D1 का तृतीयेश है, और ये बुध मेरा जो है त्रिमशांसा का लॉर्ड होकर पंचम में बैठा है, संतान के भाव में। तो संतान को इतनी तकलीफ दे रहा है। फिर बाद में मुझे जब ये इसमें मेरे को दशा छिद्र इंटेंस पीरियड प्रारंभ हो गया, तो मेरे दिमाग में एक कौधा की, अरे मेरे तो षष्ठेश मंगल है, मेरे चौथे में बैठा है, और चौथा भाव जो है हार्ट का भी है, और ये 5वां वेंट्रिकल्स का भी है। तो
1 मिनट की मैंने देरी नहीं लगाई। द मोमेंट आई गॉट अ सिम्टम, मुझे हल्का सिम्टम पता चला। खैर मैं तो खैर इसमें सुनील जी का बहुत ही आभारी हूँ मेरे, और मैं अपनी वाइफ का भी आभारी हूँ कि जब मैंने सूर्य के 2.5 लाख वैदिक मंत्रों के कराने की बात मैंने वाइफ से की तो उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि हाँ करा लो। तो हमारे वहाँ मंत्र चल रहे थे, उसके पहले महामृत्युंजय खत्म ही हुए थे। तो आप देखिए मैं आई वॉज सराउंडेड बाय डॉक्टर्स। तो कहने का मतलब है कि मुझे लगता है कई बार कि जीवन के अंदर आप जो है D30 चार्ट से अपने जीवन में एक्चुअल में परिवर्तन लेके आ सकते हैं। और जहाँ उन्होंने आपको बता दिया अनाहत चक्र का है और इसके जो अधीश देवता हैं वो गणेश जी हैं, और उन्होंने बता दिया कि बुद्ध जो है इसके ग्रह हैं, तो उसका मतलब बुद्ध की पूजा कीजिए आप। इसका मतलब अपने रिश्तों को दूर करने के लिए गणेश जी की पूजा जरूर कीजिए आप कोई भी पूजा कर रहे हैं लेकिन गणेश जी की थोड़ी पूजा जरूर कीजिए। गणेश हथर्फीज कर रहे हैं, गणेश जो है वो जो इनका एक प्रणम्य शिष्टा देवम गौरी पुत्रम गणेशम, ये गणेश संकट नाशन गणेश स्तोत्र वो पढ़िए, तो आपकी जीवन में ना बहुत सी चीजें सुधर जाएंगी। सर आपके टिम शाहनशाह में तो सन तो दिग्बली हो रहे हैं फिर। सूर्य मेरे दिग्बली होने की वजह से एक बात आपको बताऊं कि एक मुझे ये चूंकि तृतीयेश हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं सूर्य मेरे ना अपने भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छे संबंध हैं। अच्छा, दिग्बली होने की वजह से, सूर्य के दिग्बली होने की वजह से ये है कि मैं सूर्य के वैदिक मंत्र बहुत कराता हूँ। मेरा अपना ना जो जितना बेंट ऑफ माइंड, अगर आप मेरी क्लास में ना शुरू किए नौमांशा की क्लास से, ताज़ी की क्लास से मेरा शुरू हुआ था, तो मेरे जो भजन बजा करते थे ना वो हमेशा पहले सूर्य उपासना के बजते थे। सुबह भी मेरे घर में लगते थे और क्लास में भी, क्लास के पहले सूर्य उपासना चलती थी। अब जब मैं D30 चार्ट पढ़ने लगा और मैं ये समझ गया कि अनाहत चक्र का है और अनाहत चक्र के लिए गणेश स्तुति करना जरूरी है। आपके त्रिमशांसा से आपको पता चल रहा है कि आपको क्या तकलीफ होगी, तो आप बिना गणेश जी की पूजा किए हुए इस त्रिमशांसा के इससे बाहर नहीं निकल सकते। अब मेरे उसमें तो डबल इम्पैक्ट आ गया कि मेरा जो है मिथुन का ही त्रिमशांसा बन गया, तो जो कि वैसे ही वो बुद्ध के, जिसके देवता बुद्ध और गणेश जी हैं, तो ये बात है। सर इसमें दशा स्पेसिफिक की तरह ये भी आप भी स्टबर्न है बुद्ध का शनि है। नहीं सर मैं कह रहा हूँ त्रिमशांसा में सर जैसे बुद्ध मेरा नहीं शुक्र में है, बुद्ध मेरा शनि में नहीं है, शनि मेरा बुद्ध में है। शनि बुद्ध में है, शनि तो बुद्ध में शनि का लास्ट का बुद्ध का इन्होंने बोला ना सबसे बेस्ट है, बाकी तो सबके बेकार है। हाँ, मैं स्टबर्न इस मामले में हूँ कि जैसे मैं कल की क्लास में मेरी आवाज बहुत कम निकल रही थी, कल मैं बहुत वीक फील कर रहा था, तो सुनील जी क्लास में एंटर करना चाह रहे थे, सुनील जी कह रहे थे मैं ले लूँगा क्लास, लेकिन फिर मैंने पूछा आपकी कोई तैयारी है D30 पे, उन्होंने कहा नहीं मैं D12 पढ़ा दूंगा। तो मैंने कहा ना इसमें स्टूडेंट्स के ऊपर ना एक बड़ा बर्डन पड़ जाता है कि एक सब्जेक्ट जो है कॉन्टिन्यूटी में ना चले, वो टूट जाए। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं वीक ज़्यादा फील करूँगा तो फिर मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, फिर आप आ जाइएगा। लेकिन कल क्या हुआ कि कल इतनी वाइब्रेंट क्लास हुई, इतना मैं हंसने का भी मुझे मौका मिला, जोक्स भी चल रहे थे, फिर आप लोग भी, सब लोग जो हैं बहुत पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उससे क्या हुआ कि समय का बिल्कुल आभास नहीं हुआ। और अगर आप उस मेरे वीडियो को देखें तो शुरू का जो 1 घंटा था उसमें तो मैं थका था, लेकिन जो लास्ट के जो 1.5 घंटे थे, 2.5 घंटे हमारी क्लास करीब 2.25 घंटे चली है, लास्ट की जो 1.25 घंटा था वो उसमें मैं बहुत जोर से बोल रहा था, मतलब मैं बहुत वाइब्रेंट हो गया था। कभी कभी क्या होता है ना कि देखिए हम लोग क्या हो गया है कि कोविड की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से, इन सब की वजह से हम लोग बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो गए हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, और फिर ये तो एक पूरा परिवार का रूप बन चुका है पूरा, अगर आप देखें तो ये पूरी तरह से एक परिवार सा बन चुका है। तो उस परिवार में बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो मेरे साथ में पहली क्लास से जुड़े हुए हैं, मतलब इतना पारिवारिक संबंध सभी छात्रों के साथ हो जाता है कि उसकी वजह से हमें व्यक्ति का ना मन बड़ा अच्छा हो जाता है, अंदर से मन अच्छा हो जाता है। हाँ राजेश जी बोलिए। सर कल ये D3 के ऊपर बात कर रहे थे तो 2-3 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, सही है गलत है प्लीज आप गाइड कीजिए। एक तो ये मून जो है आपका खरेश है, और D1 का जो 8th लॉर्ड खुद ही मंगल है, जो 31 और 1 तारीख को मून जो है उसके ऊपर ट्रांजिट कर रहा था, मार्स के साथ में ही था, तो खरेश प्लस वो D1 का 8th लॉर्ड दोनों जब भी मिलेंगे तो नुकसान होगा, ऐसा D3 चार्ट में हम लोग। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो
सर्कुलेटरी सिस्टम का कारक है। जी, नंबर 1 ये पॉइंट नोट किया। नंबर 2 पॉइंट मैंने ये नोट किया, 64th नावांश जो है आपका कैप्रिकॉर्न का है, सैटर्न उसके ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है, तो जब भी मैलिफिक प्लैनेट 64 नावांश से ट्रांजिट होगा तो वो डैमेज करेगा। दूसरा, थर्ड पॉइंट मैंने ये नोट किया कि सन आपका जो है सेजिटेरियस में ट्रांजिट हो रहा है, जो कि आपका दूसरा दृष्ट कांड आ रहा है, और वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है शो कर रहा है। ये 3 चीजें मैंने एक्चुअली में नोट की, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे D3 से और D30 से उसको कोरिलेट किया। बिल्कुल, आपको मैं फ्रेंकली बताऊं कि बिल्कुल यही बात है, और मैंने भी यही इसी तरह से एनालाइज किया था। लेकिन राजेश जी क्या है कि मैं जब भी कभी ना अपनी कुंडली को की उन बातों को देखता हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, कभी मन में ना कुछ नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं। जब तक अपने बारे में आते हैं तो बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर कोई नेगेटिव ख्याल अगर दिमाग में, अगर पत्नी के बारे में आ जाए कि ये उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, या बच्चों के बारे में आ जाए उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो क्या होता है फिर एक भय का संचार हो जाता है। इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ देखना, क्योंकि क्या है कि जब भी कभी इसमें ना बड़ा सब्जेक्टिविटी वाली बात हो जाती है। आप जानते ही हैं कि जब भी कभी आप अपनी कुंडलियाँ देखते हैं और आप अगर ज्ञान के उस स्तर को अगर आप भेदने लगे हैं, जहाँ चीज़ें आपको थोड़ी पकड़ में और समझ में आने लगी है, तो फिर क्या होगा, वो भय का संचार करने लगता है। इसलिए मैं नहीं देखता। लेकिन इतना मैंने देखा था, जैसे आप कह रहे हैं कि वो लेफ्ट साइड को दिखा रहा था और लेफ्ट बॉडी को और दिखा वो रहा था, पाप कर्तरी में भी आ रहा था सन। आप करते रीम में भी आ रहा था। तो इसकी वजह से ये तो डॉक्टर से मुझसे कहा है, उन्होंने कहा है कि आपकी जान बच गई है। उन्होंने नहीं, कहा पर है। मैं कंफ्यूज ये था कि जितनी भी मैंने चीजें देखी ट्रांजिट में देखी है, हम्म। एक्चुअल चार्ट में जो कोरिलेट किया है मैंने सिर्फ वो डिग्री को किया है। मैं नहीं, लेकिन वो अगर उसमें आप ना वो चीज़ तो आप नहीं उसको वो कर सकते कि मेरी जो महादशा चल रही थी वो केतु में बुध में जी राहु की चल रही थी। खराब थे लोग। हाँ, तो वो चीज़ें तो वो दिखा ही रहा है कि भाई इस तरह का एक घटना हो सकती है, क्योंकि एक तो दशा छिद्र का इंटेंस पीरियड है, और इंटेंस पीरियड में भी जो है केतु में बुध में थर्ड ऑर्डर पे क्या आया हुआ था, राहु आया था कि वो शनि है। लग्नेश तो राहु केतु क्या एक्सेस में ही आ रहा है। हाँ, तो इस वजह से ना एक स्थिति तो बनी रही थी इस तरह की। और इनफैक्ट जो 3 डॉक्टर्स वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि लेफ्ट एंटीरियर जो डिसेंडिंग आर्टरी है, इसको विडो मेकर बोलते हैं। विडो मेकर जब मेरा हो गया था, जब मैं डिस्चार्ज हो रहा था, तब उन्होंने बताया। इसे मेडिकल पार्लेंस में विडो मेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कैजुअलिटी 85 to 90% है, क्योंकि लोगों को इसका आभास नहीं हो पाता। लोगों को अगर रात में अगर आपको ऐसी घटना होती तो आपको कोई भी मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलता। सर अब तो आपकी केतु की दशा निकल गई, अब तो शुक्र की आ 8 गई। जनवरी से आ गई, 8 मतलब कल से आएगी शुक्र की महादशा। हाँ बस हाँ, तो आप ये समझिए कि जाते जाते केतु दे गया। के जाते आते केतु देखिए। अब देखिए शुक्र की महादशा आते ही क्या हुआ कि मेरे को 2 कपल ने फॉरेन से रेमिटेंस भेजा है। मेरे को कल मेरे बैंक में जाके हिट करेंगे वो। शुक्र मेरा द्वितीयेश है, मतलब मैं 6100 लेता हूँ जो फॉरेन में एनआरआईज होते हैं। तो 2 कपल ने ऑस्ट्रेलिया में पैसा और पार्टनरशिप्स इंक्रीज हो जाएगी जरूर। तो उसने एकदम से मुझे जो है बहुत अच्छे परिणाम देना शुरू कर दिया। और आपको मैं अभी तो खैर मैं पूरी तरह से नहीं बता पाऊंगा कि शुक्र क्या करेगा, लेकिन अभी जहाँ तक ऐसा जैसा दिखाई पड़ रहा है कि मैं आज जो है ज़्यादा वाइब्रेंट फील कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं 7 तारीख है, अभी मैंने कुछ लोगों के पेंडिंग लोगों के काम करने हैं, तो पेंडिंग काम भी मैं पूरे करूँगा। सर शुक्र का ईयर है, शुक्र का डे है, आज शुक्रवार है और शुक्र की दशा आपकी, बस चांदी सोना चांदी हो रहा है। सर अच्छा, मैं और ये कह सुन रहा के था, आपको आश्चर्य होगा कि मैं जो है शुक्र की महादशा आ रही है, और मैं अपने ऑन द कॉन्ट्ररी मैं अपने शेयर्स को भी ना जिन कंपनियों के साथ में है, वहाँ से मेरी 3 कंपनियों में है, तो तीनों को मैं कंसोलिडेट करके लोवाक वेल्थ में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि वो जो लोवाक वेल्थ वाले हैं वो मेरे पैसे को बड़ा अच्छा इन्वेस्ट करते हैं। मैंने म्यूचुअल फंड उनके थ्रू 1.5 लाख के इन्वेस्ट किए हैं, तो काफ़ी 68%, किसी में 46% ग्रोथ हुई है। तो मैंने जो शेयर मेरे जो इसमें थे आदित्य बिरला, शेर खान, और इसमें थे क्या बोलते हैं आपके
मनीष एस्कॉर्ट सिक्योरिटीज में, तो उनको सबको मैं कंसोलिडेट कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है शुक्र जो है ना अपने प्रभाव तो दिखाने लगा है कि मैं अपने वेल्थ को ना थोड़ा एक तरह से उसके प्रति मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया हूँ। इसी प्रकार से मेरे मल्टीपल शुक्र की महादशा आने की वजह से जो है शुक्र सुनील जी भी अपनी वेल्थ के प्रति जो है काफी कॉन्शियस हो गए हैं। तो उन्होंने मेरे को बिल थमा दिया 1,49,000। तो उन्होंने कहा जी आपकी पूजाओं का बिल है। तो मैंने कहा कि मेरी शुक्र की महादशा आ रही है तो आप भी पूरी तरह से जो है वेल्थ मैनेजमेंट के प्रति आप भी पूरी तरह से जागरूक हो गए हैं। या आप इसलिए जागरूक हो गए हैं कि आपने कहा कि ये कि मतलब ये तो 30 तारीख को जाते ही जाते रह जाते, मैं तो जिंदगी भर सोचता मेरे 1,50 जब वो बिल भेज रहे थे मैंने कहा पंडित जी आप तो बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, कुछ डिस्काउंट। मैंने कहा सर पहले कर दिया 1,000 रुपए का। तो मैंने उनसे पंडित जी से ये कहा, मैंने कहा कि मैं उसको 3 किस्तों में आपको दे दूंगा 50,000। तो कल वो अपनी तरफ लटकते लटकते आएंगे 50,000 रुपये लेने। बहरहाल सर मैं ये पूछ रहा था सर एक चीज पूछ रहा था मैं, अगर दशा स्पेसिफिक D3 देखना हो तो मतलब क्या कंसिडर करना चाहिए? आप तो D3 में कहाँ चले गए? सर D3 नहीं, सर D3 नहीं D30 कह रहा हूँ, सॉरी निकल गया मुझसे। सर दशा स्पेसिफिक मतलब ठीक है, दशा स्पेसिफिक में आप ये समझिए जो भी दशाएं आपकी ना क्रूर त्रिमशांसा की, अब आपके पास में एक टेबल आ गई है, उस टेबल से आपको पता चल जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपको उस टेबल को देख के आप ये देख लीजिएगा कि अगर वो शुभ त्रिमशांसा में है, जैसे आपने देखा कि शुक्र की आपकी दशा चल रही है, शुक्र आपके गुरु के त्रिमशांसा में बैठे, उसका कितना नेगेटिव असर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो नेगेटिव असर दिख रहा है तो उसका मतलब है कि वो दशा आपकी अच्छी नहीं होगी। त्रिमशांसा ने ही डिसाइड करना है दशा के मॉड्यूल को, क्योंकि वो अरिष्ट से संबंधित चार्ट है और अरिष्ट ही अनडिजायरेबल एक्टिविटीज है। हर वो चीज जिनको हम नहीं चाहते अपने जिंदगी में होना, वही अरिष्ट है। तो उनके रेमेडीज भी इसकी रेमेडी मैंने आपको बता दी, इसमें गणेश जी की पूजा करना बहुत जरूरी है। गुरुजी जब आपने D2 चार्ट करवाया था उस टाइम तो कुछ डिफरेंट बात कही थी। अब जो चंद्रमा की होरा में होंगे वो जो है सॉफ्ट जाएंगी और जो सूर्य की होरा के अंदर ग्रह हैं उनकी हार्ड जाएंगी दशाएं। पैसे के हिसाब से ऐसा है कि पैसे का विश्वामित्र जी जिक्र नहीं था, वो तो बताया था कि जगदीश जी मस्त रहिए, जिंदगी में कुछ नहीं होता है, जो होना होता ही है। ऐसा है प्रदीप जी, मेरी तो वो है ही नहीं, कुंडली नहीं है, तो मुझे तो चिंता सबसे ज्यादा मस्त है इसीलिए आप। वैसे रहना चाहिए। जगदीश नैन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने ऐसा कहा था। जगदीश जी एक बात, इस बात को याद रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि घड़ी की कमानी की तरह से कुंडली जुड़ी हुई होती है। आप कभी रिसर्च के मोड पर जाएंगे ना तो आप ये देखेंगे कि जो ग्रह आपके होरा में, चंद्र की होरा में बैठे हैं, वो ग्रह D30 में भी ठीक बैठे होंगे। ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। अब D30 के बारे में मैंने आपको एक बात और भी बता दी है कि D30 इज डिवाइडेड बिटवीन D1 एंड D30। मैंने आपको बताया ना कि बोथ आर गुड, you get 100% results. If at one place it is good, other place it is bad, you get 50%. तो उसका बताओ, आपको खुद ना इस बात को समझ में आ जाएगा कि पता चला कि आपको जो है होरा में आपकी वैसे तो राइजिंग होरा आपकी कर्क की है, तो आपको तो एज सच जो है वो जिंदगी के अंदर हर चीज में राइज करना है, लेकिन वो द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, यानी कि सूर्य की होरा में बैठा है, तो उसे कुछ टफनेस क्रिएट करनी है, लेकिन वो टफनेस उसने मॉडरेशन के साथ करनी है, क्योंकि राइजिंग हो रहा आपकी चंद्र की है। तो आप देखेंगे कि आपकी जिस समय D1 to D30 आप देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि यहां पे भी मॉडरेशन आ रहा है। एक जगह खराब है तो एक जगह अच्छा है, क्योंकि ये ना घड़ी की कमानी की तरफ से जो है कुंडलियां जुड़ी हुई होती है। तो ऋषि ने कभी भी कोई बात ऐसी नहीं बोली है जो कि पूरी समग्र रूप से जो है लागू ना होती हो। जैसे दशमांसा चार्ट में निकलने वाला जो जॉब है, और D1 से निकालने का, अगर कोई ज्योतिषी अगर इस बात के पीछे पड़ जाए कि मैं D1 से निकाल दूंगा जॉब, तो D1 से निकाल सकता है। D1 और D9 से मिला के वो जॉब को निकाल देगा। जब हम नहीं जानते थे, जैसे मैं प्रदीप बिल्ला था, वो ग्रह दूसरे क्लास के लोग नवमांशा पढ़ रहे थे, क्या हम नवमांशा से चीजें नहीं निकाल रहे थे? निकाल देते हम।
लेकिन अब क्या हुआ, अब हम सुपर स्पेशलाइजेशन पे आ गए हैं, तो यहां से हमारे को ना थोड़ी आसानी होने लगी है। ये इसको ना आपको थोड़ा सा एक रिसर्च प्रकृति के द्वारा आपको इस पे वर्क करना होगा। जैसे अपने बेटे की कुंडली में बैठ के आपको देखना होगा कि कौन सा पीरियड उनका अच्छा था, खराब था, उसको उसमें फिर देखना होगा कि होरा में क्या स्थिति थी और D30 में क्या स्थिति थी। आपको खुद ये लगेगा कि ये जो है ऋषि ने जो बातें लिखी हैं वो बातें जो है बिल्कुल घड़ी की कमानी की तरह से जुड़ी हुई आती हैं। कहीं ना कहीं एक बात आप देखिए ना, शनि की महादशा की इनको खराब रिजल्ट मिला, क्योंकि शनि का डिस्पोजिटर D30 में बुध है, जो कि छठे में बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा है। तो उधर आप देखिए D1 में क्या प्रूव नहीं हो रहा कि D1 में नीच का है क्या। D1 में जब उनका अरेस्ट का जिस समय फाइनल जजमेंट हुआ, उनको इम्प्रिजनमेंट टिल लाइफ, उस समय कौन थे? 3 लेवल पे शुक्र आए हुए थे, और अब शुक्र आप देखिए D1 में पूरी तरह से कंबस्ट है। 3 डिग्री 12 मिनट, 3 डिग्री 40 मिनट, कितना डीप कंबशन में है शुक्र। हाँ, वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम का भी असर दे रहे हैं, स्प्लेंडर्स लाइफ उनको दी है उन्होंने, लेकिन अपने नाम पे कुछ नहीं दिया, वो उनके ट्रस्ट के नाम पे है। अगर आप कहें कि बापू आसाराम कितने रुपए के मालिक हैं, क्या पर्सनल टैक्स वो फाइल करते हैं? मुझे नहीं लगता वो पर्सनल टैक्स फाइल करते होंगे, क्योंकि उनको आवश्यकता ही नहीं है। उनको सारा का सारा जो है वो डोनेशन में आ रहा है और उनके संस्थान के नाम पे आ रहा है। राजेश जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? सर एक क्वेश्चन था मेरा। नहीं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि क्या बापू आसाराम को पर्सनल इनकम टैक्स भरने की आवश्यकता होती होगी? तो जिसने एनजीओ बना ली उसको किसी को नहीं होती। और क्या, एनजीओ का उनको पर्पस जितना भी उनको पैसा आया है ना, वो उनके जो है वो उसमें चैरिटेबल फंड में आया है। हाँ, बोलिए सर। एक्चुअली में एक डॉक्टर टीएस वासन की एक बुक में मैंने पढ़ा था कि D1 का कोई भी प्लेनेट D9 में अगर एक्सॉल्टेड होता है, हाँ, वहां पे एक्सॉल्टेड हो रहा है, वही प्लेनेट D1 में या तो नीच का हो जाए या डीपली कंबस्ट हो जाए, तो मिडल ऑफ द जो पार्ट है लाइफ का वो बहुत अच्छा होगा। जैसे शादी का रहता है कि स्टार्टिंग का जो है वो खराब रहा, एक्सॉल्टेड वाला अच्छा रहा, बाद में जाके डिस्प्यूट हो गया करके कुछ हो गया, समथिंग लाइक दैट। मैं कल आशाराम को भी कोरिलेट कर रहा था रात में कि आशाराम का भी वैसा ही है कि उसका नवांशा में एक्सॉल्टेड है, पर वो जिसमें एक्सॉल्टेड है उसका वीनस जो है डीपली कंबस्ट है इन D1, तो उसमें मिडल ऑफ द जो पार्ट है वो काफी अच्छा दिया वीनस को, और वीनस उसका जो है 5th भाव का लॉर्ड है D9 में। तो जितने भी थे शिष्य वगैरह जो सैटर्न से देखे जाते हैं, काफी फॉलोअर्स वगैरह 5th हाउस से जो हम लोग देखते तो काफी मिले, पर वो जब D30 में जाकर के हम लोगों ने देखा कि जब उसकी 60 के एज के बाहर में हुआ किया, तो 77 के बाद 77 में, तो वही जो सैटर्न जो उसके लिए बहुत अच्छा था मिडल ऑफ द लाइफ में, वही सैटर्न उसके लिए काफी बुरा हो गया, क्योंकि उसका जो लॉर्ड तो डीपली कंबस्ट था D1। नहीं, राजेश जी, यहाँ आप गलती खा गए। शनि की महादशा का तो प्रारंभ ही उनका जो है 2011 में हुआ। 2011 में, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि जिस समय वो दशा छिद्र से गुजर रहे थे, उस समय पे नारायण साईं के अगेंस्ट में ऑलरेडी क्रिमिनल केस जो है दायर हो चुका था। उनके साबरमती आश्रम या कोई आश्रम में 2 बच्चों के ऊपर तांत्रिक कुछ क्रियाएं करते समय उनकी डेथ हो गई थी। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में कहीं पे था ऐसा केस, जिसपे सीबीआई की भी इंक्वायरी बैठी थी। उसमें नारायण स्वामी को उसमें प्राइम सस्पेक्ट बनाया गया था। तो इसीलिए मैं, सुनील जी और दानवीर शास्त्री जी गए थे उनके वहां पे ज्योतिष करने। तो 2010-11 से उनको परेशानियां प्रारंभ हो चुकी थी दशा चंद्र में, और शनि की महादशा के अंदर, शनि की महादशा 2011 में प्रारंभ हुई है। 13 में तो अरेस्ट हो गए ये, 13 में तो 31 जुलाई को, मतलब ये 0 FIR फाइल हो गई थी दिल्ली के अंदर। शाहजहांपुर की फैमिली थी, दिल्ली में उन्होंने 0 FIR फाइल की, और दिल्ली से ट्रांसफर हो गई है इंदौर से फिर ये ट्रांसफर हो गई जोधपुर, दिल्ली से ट्रांसफर हुई जयपुर, क्योंकि उस समय ये कहा गया कि जयपुर के आश्रम में, तो जयपुर में फाइल हुई। तो तभी अजय लांबा के पास में केस आया, जिसने किताब लिखी है इनके ऊपर।
डाउनफॉल ऑफ बापू आसाराम। अजय लांबा जो इस समय एडिशनल कमिश्नर पुलिस हैं, उस समय डीसीपी थे, उनके अंडर में ट्रांसफर हुई, उन्होंने टीम पूरी गठित की। फिर उसके बाद ये केस जो है जोधपुर में ट्रांसफर किया गया, ये था। तो इनका जो अरेस्ट हुआ था वो अरेस्ट इनका एक्चुअल में 13 या 11 सितंबर 2013 में हुआ, जिस समय शनि चल रहे थे। तो पहले पार्ट में ही इनको मिल गई ये। मैंने उसका बकायदा ना आप लोगों को ये जो 19 पेज भेजे हैं ना, उसमें मैंने आपको क्लियरली लिखा है कि महादशा अंतरदशा क्या कोई भी लॉर्ड अगर आता है तो लगन से पढ़ने वाली पहले राशि के वो ज्यादा रिजल्ट देता है। मिथुन लगन में पहले पढ़ने वाली राशि अष्टम भाव की। मेरा पहला पार्ट का मतलब ये था D1 और D9 से मैं रिलेट करा था, दशा से मैं नहीं करा था कि फर्स्ट उसमें सेकंड उसमें, मेरा मतलब वो नहीं था। D1 और D9 का करा था। D1 फर्स्ट हो गया, D9 सेकंड हो गया, वापस D1 थर्ड हो गया, ये ट्रायंगल बनता है। और इन तीनों में अगर अच्छा हो गया यानी कि 100% फल अच्छा देगा, ऐसा उन्होंने डॉक्टर TS वात्सन ने बताया। नहीं, वासन साहब तो बहुत अच्छे हैं, मेरे पास उनकी कई 2-3 पुस्तकें हैं, बहुत अच्छा। मेरे पास छोटी सी बुक है, वो 90-100 रुपए की, जस्ट D9 के ऊपर ही है, तो उसमें मैंने सूत्र पढ़ा था। नहीं, वासन साहब की मेरे पास कई किताबें हैं, 2-3 किताबें हैं, दोनों वो बहुत अच्छा लिखते हैं। सिर्फ उनका ये है कि वो उन्होंने ना सूत्रों के ऊपर तरह से लिखा है, जैसे भसीन साहब ने लिखा है, जैसे जगन्नाथ भसीन, जैसे जगन्नाथ भसीन भी ना टूटे सूत्र लिखते हैं, वैसे वासन साहब भी सूत्र लिखते हैं। तो बहरहाल वासन साहब लेकिन अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा। मुझे बहुत पसंद है वो एज ए राइटर। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे जो बताया ना वो लॉजिकल तो बहुत है, लेकिन वहां पे वो फेल हो रहा है। आपने कहा कि मिडिल ऑर्डर ऑफ सैटर्न की दशा, सैटर्न नहीं, लाइफ बताया उसका। ओ, लाइफ बताया मैंने, ऑर्डर तो फिर वो मिडिल ऑर्डर का लाइफ नहीं है, क्योंकि वो फंसे 77 साल में है। 77 साल तो आपकी पूर्ण आयु की तरफ चले गए आप। सर अब तो सर मतलब अब क्या, अब तो हम ना मिसफॉर्च्यून देख रहे हैं, इसीलिए सर मिसफॉर्च्यून हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने तो लाइफ एंजॉय की है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल 80 साल तक आप आदमी एंजॉय कर रहा है। शनि बगैर आए तो मरेगा भी नहीं ना, शनि जब तक आएगा नहीं तो वो शनि ने सर कर्म फल देने तो आना ही आना है कभी ना कभी लाइफ में। तो अब वो जाने का समय शनि निर्धारित कर देंगे इनका, बस ये है इनका। बाकी नहीं राजेश भाई, पूरी लाइफ तो एंजॉय की है, अब इससे बढ़िया लाइफ क्या हो सकती है? पूरा एंजॉय किया, क्योंकि वो अपना राजेश जी हिंदुस्तान के मापदंड में 77 वर्ष जो हैं पूर्णायु मानी जाती है। हाँ सर, मतलब 77 वर्ष में इनके खिलाफ में केस दर्ज हुआ है। तो कहने का मतलब सर पूरी लाइफ ही एंजॉय की है ना, मतलब नेगेटिविटी है ही नहीं लाइफ के अंदर पूरी। यहाँ शुरू का पीरियड में दिक्कत रहा होगा तो रहा होगा। ये तो इस समय अब ये 86 के होंगे या 85-82 के होंगे, लेकिन अभी भी बहुत तंदुरुस्त हैं, वो बहुत स्वस्थ हैं। अच्छा, मैं आप लोगों का अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास जो है वो सुनील जी जो है संडे को आपको लेंगे। आप लोग संडे की क्लास में जो है D12 को पढ़ने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, और D7 पे मैं शुरू करूँगा। और जैसा मैंने आपको वादा किया है, मैं आपको 2-2 पेज के नोट्स बना के दे दूँगा, जो मैं नहीं आपको पढ़ा पाया हूँ। आप लोग चिंता न करें। गुड नाइट सर। टाइम रेक्टिफिकेशन आएगा। प्रणाम सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।